मेरी भी काफ़ी डीलिंग रही है HAL से कि थोड़ा उनकी वर्क कल्चर में जो है प्रॉब्लम है। सुबह आएंगे, सुबह जाएंगे, थोड़ा इधर घूमेंगे, और भाई कॉफ़ी ब्रेक, तो 10 बजे कॉफ़ी ब्रेक हो गया, वापस आएंगे, फिर घूम घाम के इधर गपशप मारी, और लंच ब्रेक, उसके बाद गायब। उसके लंच के बाद आए घूमते घामते, फिर जो लंच खा 2-3 घंटे में उनका जो है काम करना, पैकअप। तो उससे थोड़ी सपोर्ट थी, वरना तो छोड़ देता, कोई दूसरे देश का होता तो छोड़ देते, मरने तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे लिए तो एक बहुत ही जो है बड़ी इज्जत की बात थी कि भाई इनको हम नहीं छोड़ सकते, हमें रेस्क्यू करना है, निकालना है, नहीं तो इंडिया के मुंह पर तमाचा होगा। हम कब तक इतना पैसा खर्च करके और बाहर से ज़्यादा डिपेंड, और बाहर से आप इम्पोर्टिंग कर रहे हैं तो लड़ाई के टाइम अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं कंट्रीज के, और लड़ाई के टाइम आपको बोल देंगे सॉरी, हम आपको ये स्पेयर हमारे पास नहीं है, उनके पास होंगे बट वो देंगे नहीं, तो आप तो बिल्कुल ही हाई एंड ड्राई रह जाओगे। और हमारे हेलीकॉप्टर्स और गन शिप्स वो ऊपर थे, और जो भी जैसे उन्होंने देखा कि कोई एनिमी आ रहा है उनको वो अटैक कर रहे थे, और अच्छा प्रोग्रेस चल रहा था। खुखरी वाज दी फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट ऑपरेशन विच वाज ए सक्सेसफुल ऑपरेशन। हाँ, मतलब यूनाइटेड नेशन के कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होते, और यूनाइटेड नेशन में ज़्यादातर जो कंट्रीज होते हैं वो लॉयल नहीं है यूनाइटेड नेशन से, वो अपना जो है कंट्री को पूछते हैं, अगर उनको बोला जाता है कुछ करने के लिए तो अपने कंट्री को मैसेज भेजते हैं हम इसमें पार्ट लें या नहीं, उनका कंट्री कहेगा कि नहीं लो तो नहीं लेंगे। तो ये प्रॉब्लम है यूनाइटेड नेशन में। आज मंच पर बेहद ही खास मेहमान हैं। इनका नाम है BS सिवाच। BS सिवाच सर भारतीय वायुसेना में कई अहम पदों पर रहे हैं। उन्हें 3-3 मेडल हासिल किए हैं अपने काम से, जिसमें अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, इसके अलावा युद्ध सेना मेडल उनको मिला हुआ है। BS सिवाच सर ने ऑपरेशन खुखरी में भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व किया सिएरा लियोन में, और भारत का झंडा बुलंद हुआ उस ऑपरेशन के दौरान। इसके अलावा कई अहम पदों पर, कई एयर कमांड के प्रमुख रहे, सेवाएं दी, और तकरीबन 6000 से अधिक इनका फ्लाइंग आवर एक्सपीरियंस है। तो इनसे आज देश के कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे, वायुसेना से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे, और बात करेंगे HAL को लेकर कि आखिर क्यों HAL को लेकर इतनी नकारात्मक बातें हो रही हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है। तो BS सिवाच सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो मंच पर। थैंक यू। सिवाच सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि देश को इतने लंबे वक्त तक आपने सेवाएं दी हैं, वायुसेना की भूमिका को कैसे देखते हैं आप देश की रक्षा सुरक्षा में? जो एक तरीके से एक बात एक वक्त कही गई कि हेल्पिंग हैंड हो सकता है, तो आप वायुसेना को सिर्फ हेल्पिंग हैंड देखते हैं या अहम भूमिका निभाने वाला एक विंग देखते हैं देश का? देखिए, भारतीय वायुसेना एक सपोर्टिंग सर्विस नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक फोर्स सर्विस है। अगर आप वायुसेना आपके पास है तो आप डायरेक्ट जो है, आपको किसी और की मदद नहीं है, की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एनिमी के एरियाज़ में जा सकते हैं, एनिमीज़ के एयरपोर्ट्स को, एनिमीज़ की जो एयर डिफेंसेज हैं, एनिमीज़ की और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पावर है, उन सब को ध्वस्त करने में वायुसेना बहुत कामयाब रही है और रहती है। अभी इनफैक्ट आप वायुसेना को बिल्कुल सपोर्टिंग सर्विस नहीं कह सकते, लेकिन वायुसेना जो है सपोर्ट भी करती है, उस रोल में भी होती है। जैसे आर्मी के लिए सपोर्ट करना, एक तो आर्मी को क्लोज एयर सपोर्ट देती है, जो आर्मी आगे बढ़ रही है तो दुश्मन के ठिकानों पर आक्रमण करके, और दूसरा जो है तो दुश्मन के जो असेट्स हैं जो कि पीछे हैं, डेप्थ में हैं, उनको ध्वस्त करने के लिए अगर वो जो है वायुसेना उनके एयरपोर्ट्स को अटैक करके उनको नाकाम कर देती है, वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। फिर जो उनके एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गन हैं, सबको भी वो ध्वस्त कर सकती है, और एनिमी की जो है विल को तोड़ सकती है वायुसेना, क्योंकि वायुसेना के पास तो ऐसे रिसोर्सेज हैं
जो कि बॉर्डर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई उसको डायरेक्ट इंगित, उसको तो सीधा जो है हवा में उड़ के जा सकता है और दुश्मन पर आक्रमण कर सकता है और दुश्मन को अच्छी तरह से सबक सिखाने में कामयाब होता है। तो वायुसेना को नेवी की सपोर्ट भी करता है वायुसेना, क्योंकि उनके जो है अपोजिशन के जो अगर एयरक्राफ्ट कैरियर दें या उनकी डिस्ट्रॉयर दें और बाकी शिप्स हैं, उनको ढूंढ के उन पर जाकर अटैक करके उनको भी जो है ध्वस्त कर सकता है, करता है। और इस तरह से जो है वो हमारी नेवी के नज़दीक नहीं आएंगी। उससे पहले जैसे आपको याद होगा 17 ऑपरेशन में हमने जो है कराची पोर्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक्स हुए थे, आग कई दिन तक वहाँ पर चली थी। तो उसके बाद उनकी वहाँ तो नेवी जो है वो पैरालाइज हो गई थी। तो इस तरह से जो है वायुसेना सपोर्टिंग रोल में भी होती है, लेकिन मेन जो है वायुसेना एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक फोर्स है, जो कि दुश्मन का, अगर आपके पास वायुसेना नहीं है तो आपके पास फिर जो है सिर्फ बॉर्डर पर लड़ाई करने का है, उसमें जो है आप कामयाबी नहीं हासिल करते। येस, आर्मी इन्फेंट्री जो है वो रिक्वायर्ड है कि वो जाकर जो है एरिया ऑक्यूपाई कर ले, तो उसके लिए उनकी महत्वता कम नहीं है, आर्मी की महत्वता कम नहीं है, नेवी की महत्वता कम नहीं है, बट एयरफोर्स जो है एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक फोर्स है। वायुसेना की भूमिका हमेशा अहम रही। आज के जो मौजूदा दौर में चुनौतियां हैं हम उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन वायुसेना की इसी भूमिका को पहचानते हुए आपके हाथ में एक वक्त कमान सौंपा गया और आप सियरा लियोन जाते हैं और वहाँ पर तकरीबन जितना मैंने रिकॉर्ड्स पढ़ पाया मैं, तो तकरीबन आप लोगों ने 66-67 घंटे में 102 करीब सॉर्टीज हुई हेलीकॉप्टर की और उसकी कमान आप कर रहे थे। बहुत बड़ा ऑपरेशन था, 222 बंदूकों को छुड़ाया गया। कैसे सब कुछ शुरू हुआ था सर और कैसी चीज़ें बढ़ी फिर आगे? ये ऐसे है कि वहाँ पर जो बेसिक जो ग्रीड थी वो थी डायमंड की। सियरा लियोन में डायमंड पाए जाते हैं, वहाँ पर डायमंड की खाने भी हैं। तो वो जो है जो रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट था, रूफ बोलते थे हम उसको वो कंट्रोल कर रहे थे और वो किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है जब हमारी इंडियन आर्मी अंडर यूएन कंट्रोल वो कामयाबी की तरफ बढ़ी, उन्होंने पता लग गया कि भाई ये तो जो है अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो इसलिए जो हमारी एक एडवांस बटालियन थी, एक जगह थी दारू, और वहाँ से जो है उन्होंने परमिशन दे दी कि आप जो है आगे आ सकते हो। एक दूसरी जगह थी जहाँ पर रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट का काफ़ी दबदबा था, काफ़ी स्ट्रेंथ में थे, वो आने देना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं था। अभी वो जगह थी 85 किलोमीटर फ्रॉम और दिस प्लेस, दारू जो बता रहा हूँ मैं, जो बेस था आर्मी का, हमारी आर्मी का। तो वहाँ पर हमारे यहाँ से एक कंपनी भेजी गई, उस आर्मी बटालियन की एक कंपनी भेजी गई। कंपनी 200 के करीब होते हैं वहाँ पर। तो वो जो कंपनी को उन्होंने अलाउ कर दिया, वहाँ जाकर उन्होंने अपना जो है डेरा डाल दिया। उसके बाद वो अपनी डिफेंसेस वगैरह करने लगे, सब कुछ करने लगे, तो हम मजबूत तैयार थे। और जो रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट था उसके जो रिबेल थे वो भी बहुत करीब आ गए थे हमारे। बेसिकली हिंदुस्तानियों की है कि वो जाकर अच्छा काम करते हैं, उनसे लोकल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लोकल से अच्छी तरह के रिलेशन बनाते हैं। तो इसमें वो काफ़ी कामयाब रहे और उनका जो यूनाइटेड फ्रंट के जो थे रिबेल, उनका कॉन्फिडेंस जीतने में हमारी फौज ने काफ़ी अच्छा काम किया। अभी आहिस्ता आहिस्ता जब वो इसमें था, और भी कंट्रीज का हाथ था इसमें गड़बड़ करने में। वहाँ पर कौन से देश सर अगर नाम ले पाए? अभी नाइजीरिया वह काफ़ी उनका था, बिकॉज नाइजीरिया नहीं चाहता था कि इंडियन जो है वो जाकर वहाँ पर
डायमंड एरिया में जाकर घुसे, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व थे। ये सुना गया है, पक्का तो हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसा सुना गया है। तो इसलिए उनका भी कोई हाथ था, वो भी थोड़े से उनके मदद में थे, ऐसा लगा था हमें। तो थोड़े दिनों के बाद सडनली जो है, ये शाम को खाना वाना खाते थे हमारी आर्मी वालों के साथ, और कुछ शाम को ड्रिंक वगैरह ही करते थे। ये तो काफ़ी रेबल्स अच्छे- जो थे। हाँ, रेबेल के साथ। और रेबेल के जो लीडर, तो वो काफ़ी फ्रेंडली हो गए थे, और ज़रूरी था कि उनसे अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे। कहोगे हमारे 200 कुछ आदमी थे, उनके तो बहुत ही आदमी थे वहाँ पर, और वो काफ़ी आइसोलेटेड एरिया था। वहाँ तो हर एक चीज़ जाती थी, हेलीकॉप्टर से जाती थी। फिर हमने एक रोड था, वो रोड को बनाया, कच्चा रोड था वो एक्चुअली, और वो कच्चा रोड भी जो था वो ऐसी जगह से जाता था कि वहाँ पर दोनों साइड में जो है बहुत ही घने जंगल थे, और उन पेड़ ऐसे थे जिसमें 100 फीट 150 फीट इतने लंबे लंबे पेड़ थे, बहुत घने में जो है जंगल थे। तो ये भी डर था कि भाई कहीं ये रिबेल्स अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो तो उनको विन आउट करना ज़रूरी था। तो उसके लिए सोशली उनको एंगेज किया गया था। अभी जो है पता नहीं उनको क्या हुआ। एक वो और भी था कि एक हमारे कंपनी के 2IC थे, इसके सॉरी बटालियन के, तो वो एक बार जा रहे थे अपनी इस कंपनी को विजिट करने के लिए। तो इन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया रास्ते में रिबेल ने, और उनको लाइबेरिया ले गए। तो कंपनी बटालियन के 2IC थे, तो काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन ये लाइब्रेरियन जो है वो उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद जो है रिबेल्स, इन्होंने हमारी जो कंपनी थी, कनीमा, आई थिंक कनीमा नाम था उसका, वहाँ पर जो इन्होंने हमारी कंपनी को घेर लिया और कहने लगे कि भाई आप या तो अपने हथियार और जितना राशन पानी आप छोड़ के जा सकते हो, हमारी दोस्ती रही आप लोगों से, तो आप सब हथियार वगैरह छोड़ के जा सकते हो। अगर आप नहीं जाओगे तो हम आपको घेराबंदी करेंगे और आपको अरेस्ट करेंगे। तो ये किसी फौजी को मंजूर नहीं है कि उसके जो आर्म एमुनेशन व्हीकल वगैरह कोई टेक ओवर कर ले। वो तो फिर सरेंडर हो गया उनके सामने। तो सिपाही जो है मरते दम तक ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो जो है अपने सामने वाले को अपने हथियार, अपनी बस्तरबंद गाड़ियाँ वगैरह सब दे दे। तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ पर जो मेंटेन होता था इस कंपनी का, वो तो 85 किलोमीटर दूर से होता था। रोज़ाना गाड़ियाँ आती थी फ्रेश के लिए, राशन के लिए और फ्यूल वगैरह के लिए, और फिर लोगों को पेमेंट भी होनी होती थी। तो फिर एक हमने हेलीकॉप्टर भेजा था वहाँ पर पेमेंट करने के लिए। वहाँ पर कुछ 10-12 ये दूसरे देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको काफ़ी 10-12 कंट्री थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे UN के, तो वो थे और हमारे थे। तो उनको भी पेमेंट देनी होती थी। तो हमने जो है हेलीकॉप्टर में डॉलर वगैरह लोड करके वहाँ पर भेजे गए। अब इन्होंने जो है वो हेलीकॉप्टर को भी जो है जाके अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने वो डॉलर छीनने की कोशिश की। लकीली हमारा जो है हेलीकॉप्टर वो वहाँ से बगैर किसी नुकसान के वापस आ गया। इसके बाद प्रॉब्लम होगी, उन्होंने खाने के लिए जाने देने, व्हीकल जाने दें। तो अभी बटालियन अपनी कंपनी की काफ़ी हालत ख़राब हो गई, उनके पास राशन की कमी। अभी एक स्टेज ऐसी आई कि जो है उनके पास राशन जो है एक समय ही खाना खा सकते थे वो, क्योंकि कंजर्व करना था, उनको पता नहीं कब तक ब्लॉकेड रहेगा। तो उसके बाद जो है अब UN जो फोर्स है वो तो काफ़ी हेल्पलेस, और वो ज़्यादा चिंता भी नहीं करते, क्योंकि काफ़ी देशों की फौज होती है तो सब आप अपनी करते हैं। और UN वाले तो उन्होंने कुछ मदद नहीं की यूनाइटेड नेशन ने। तो हमारे जो है इंडियन फोर्स कमांडर था, तो मेजर जनरल दैट टाइम जेटली, तो उन्होंने फिर जो है स्पेशल परमिशन ली कि भी कम से कम हम जाके इनको
रेस्क्यू करेंगे, लेकिन आप जो है हमारी मदद में तो आ जाओ कुछ पीछे, या नहीं तो अगर हम आगे बढ़ जाएं और पीछे जो है हमारे ये रेबेल आके फिर हमारे को अटैक कर दें तो ये ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आप जो कुछ मदद को, फिर भी जो इन्होंने ज़्यादा कोई मदद नहीं की। हमें कुछ जो है एक दो कंट्रीज़ के अपने जो लाइजन से उनको बोला भाई आप जो हमारे रियर को सपोर्ट करना, हम आगे जाएंगे तब, ताकि दुश्मन के जो है ये रिबेल्स अटैक ना कर सकें। तो ये जो है फाइनली दिल्ली से परमिशन लेनी थी इसकी, क्योंकि इसमें तो कैजुअल्टी का बहुत ज़्यादा होने का अंदेशा था। तो फाइनली परमिशन आ गई, हमने प्लानिंग वगैरह सब कर ली थी, हमने बता दिया था उनको हम कैसे जो है अटैक करेंगे। फिर ब्रिटिशर ने भी हमारे को एक मदद की थी, क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट नहीं था, तो उन्होंने हमारे को C-130 जो है वो एक उसकी सपोर्ट करी उन्होंने। बेसिक उनका एम था कि हम जो है इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी देशों के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव फंसे हुए थे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि चलो इनको मदद करते हैं। और हमारे भी थोड़े से रिलेशन काफ़ी अच्छे थे ब्रिटिशर के साथ, और हमने भी उनके लिए काफ़ी कुछ हेल्प की थी, मदद की थी। तो उसके बाद वो एग्री हो गए। फिर जो हमने 15 तारीख को हम जो आगे बढ़े, वहाँ पर जाके हमने जो है रात को ही हमने अपने हेलीकॉप्टर वगैरह, हवाई जहाज वगैरह पोजीशन कर दिए। उसके बाद हमें प्लान था कि अगले दिन जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग हम इनको एयरबोर्न फोर्स ले जाके अटैक करेंगे। हमारे पास गन शिप्स भी थे, तो और हमारी जो है फौज को भी हम वहाँ से उठा के और वहाँ पर जो है कंपनी की लोकेशन भेजें जो कि सराउंडेड थी। तो सरप्राइज वह बहुत ही मेजर एलिमेंट था। अभी 16 जुलाई की बात है, 2016 जुलाई। तो वो हमने अर्ली मॉर्निंग कोई 4 बजे हमें ले जाना था, जाके उन पर छोड़ना था उनको। तो 4 बजे हम आ गए थे तैयारी। वहाँ बारिश हो रही थी और वहाँ पर हिली टेरेन है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ऊंचे जो है ये जंगल थे पेड़ों वाले। तो जो है बहुत ही लो क्लाउड थे, बिल्कुल जो है क्लाउड ये ट्री टॉप्स को टच कर रहे थे। ऐसे में जो है सब कोऑर्डिनेट कर रखा था, हमारे पास स्पेशल फोर्सेस भी थी। तो हमने फाइनली जो है एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया। इससे पहले ब्रिटिश एयरक्राफ्ट को भेजा, C-130 को। तो वो गया, तो उनके पास तो बहुत ही मॉडर्न एड थी, तो वो जो है वहाँ पर पहुँच गया। और फिर हमने भी सोचा कि हम भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई उस टाइम GPS के सिवाय कोई एड नहीं थी। तो टोटली हम बाकी ब्लाइंड थे, हम बैड वेदर में ऑपरेशन करना बहुत ही नामुमकिन था, क्योंकि देख ही नहीं सकते आप। तो हमारे 3 जहाज हमने लॉन्च किए। अब थोड़ी देर में, और वो काफ़ी टेंसफुल मोड था, मेरे को पता था, मैं तो वहीं पर कंट्रोल कर रहा था, तो मेरे को पता था बहुत ही डेंजरस मिशन है ये, लेकिन ज़रूरत थी उसकी। तो सब रिस्क असेसमेंट करने के बाद हमने उनको लॉन्च किया। और थोड़ी देर में मैं पूछा था भाई कैसा मौसम है, वो कहते हैं जी बहुत ख़राब मौसम है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे भी जो है मौसम ख़राब ही लग रहा है। तो हमने फिर फाइनली डिसीजन लिया कि भाई बेटर है कि आप वापस आ जाओ। तो अबाउट 7-8 मिनट फ्लाइंग की थी उन्होंने, फिर हमने वापस बुला लिया उनको। अब वापस बुला लिया तो हमारे पास बहुत बड़ा प्रेशर था ऊपर, क्योंकि कुछ जो है जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो वहाँ पर पहुँच गई हैं, वो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट ने छोड़ दिया था C-130 ने। तो फिर जैसे ही फिर मौसम क्लियर हुआ, फिर हमने लॉन्च किया। तो हमारे पास स्पेशल फोर्सेज थी और आर्मी के थे, अम्यूनिशन और एक आर्म्स वगैरह सब थे। तो हमने लॉन्च किया, तो वहाँ पर जो है उन्होंने टोटली उनको सरप्राइज हुआ, दे नेवर एक्सपेक्टेड। अच्छा। फिर हमारे जो है कंपनी वाले थे वहाँ, हमारे इंडियन, वो भी जो है जोश में आ गए। उनको जो पता लगा कि भाई ये जो हो रहा है हो रहा है, तो हमारे जो है जाकर हमने अपने फौजियों को नीचे उतारा। उसके बाद जो है उनको रिबेल्स को काफ़ी पीछे धकेला, उन पर अटैक किया। और हमारी जो है फिर जो सोल्जर थे
वो सब कामयाब हो गए वो ब्रेक थ्रू करने के लिए और वापस चले, लेकिन वो तो बहुत ही काफ़ी संख्या में थे। अभी हमारा आइडिया था उनको सरप्राइज, ताकि वो बाहर से कहीं वो और Support सपोर्ट ना ना मंगा मंगा दे, ले। और रेबेल्स आ जाएंगे तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि फिर जो है रेशियो एनिमी के फेयर में हो जाएगा। तो इसलिए हमने किया था। तो इसलिए जो है स्पीड वाज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। अभी हमारे जो है फौजी अपने पूरे थोड़ा बहुत जो सामान ला सकते थे और गाड़ियों के साथ वो वहाँ से निकल गए, इस रोड पर आ गए। रोड भी, और बारिश हो रही है तो रोड बहुत ही खतरनाक था। ये एलिवेटेड काइंड ऑफ रोड था, बंद टाइप का जो है ना, तो उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा भी राइट लेफ्ट जाओ और फिर गीली मिट्टी उसमें धंसने का काम, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने उसको जो है वो चेंज कर रहे थे, तो हमने कंटिन्यूसली जो है उनको कवर दिया, जिसको कहते हैं एयर अम्ब्रेला। हमारे फौज नीचे थी और हमारे हेलीकॉप्टर्स और गन शिप्स वो ऊपर थे, और जो भी जैसे एनिमी ने देखा कि कोई एनिमी आ रहा है उनको वो अटैक कर रहे थे, और अच्छा प्रोग्रेस चल रहा था उसमें। फिर रास्ते में एक रात हमें रुकना पड़ा, तो रात हो गई तो हमें बहुत खतरा था। रात को जो है ये, क्योंकि रात को तो हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर सकते, और उस तरह के एनवायरनमेंट हाँ, में जहाँ और ज़्यादा चुनौती। फॉरेस्ट और जंगल और हिल्स, तो लेकिन वहाँ पर जो है उन्होंने कोशिश की अटैक करने की, लेकिन हमारे जो है सोल्जर ने उनको रिपेल कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज एनिमी वॉज चेंज कर रहा था हमारे जो है फौजियों को, पीछे पीछे एनिमी, और उनके पास थे मशीन गन वगैरह थी उनके पास, और रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड वगैरह थी, तो उसे अटैक करने लगा था। हमारे जो है जो गन शिप थी वो उन पर लगातार अटैक कर रही थी, तो नज़दीक नहीं आने दे रही थी। फिर जो है रास्ते में वो एक जगह रोड टूटा हुआ था, वहाँ पर उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे, तो हमने फिर जो है कैसे इनको निकालें, तो फिर हमने जो है हेलीकॉप्टर वो साइड में लैंड कराए। ये हेलीकॉप्टर जो है वो बड़ी मुश्किल से कोई ऐसी जगह मिली जैसे एक कुआं टाइप का होता है ना, जान तो बहुत ही छोटी जगह थी जिसमें कि मुश्किल से हेलीकॉप्टर आ सकता है। लेकिन हमारे पायलट्स की जो है स्किल्स, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस लेवल से, इट्स समथिंग अनबिलीवेबल how they managed to go and land there, extricate our people. And then, of course, finally we also repaired the road also. And then our people kept on moving. We kept on lifting them and bringing them ahead quickly. And at one place there was, when we were just about 7 kilometers from our destination. So this rebels had been left behind, because we had, after that, we had, damaged the road also after our people had crossed. So rebels were not able to chase us. But these guys were, basically rebels. उनको ड्रग दिया जाता था। देर ऑलवेज ड्रग से टून रहते थे वो। तो जब वो एक सडनली एक अटैक, वो क्या रिबेल का सिपाही वो जंगल से निकला और उसने हमारे एक गाड़ी थी 1 टन जिसको बोलते हैं, उस पर अटैक किया उसने। रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड थी, रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड एक साइड से घुसी और दूसरी साइड निकल गई। तो उसमें एक तो हमारे सोल्जर था जिसकी अंतड़ियाँ, पेट जो उस पर लगा हो, और दूसरा जो साथ बैठा था उसको भी चोट आई, भले उसका बुरा हाल था क्योंकि उसकी सारी अंतड़ियाँ बाहर आ गई थी। तो हमारे जो है इमीडिएटली वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लैंड किया। रिबेल को तो ऑफकोर्स मार दिया गया था, और उसको सोल्जर को वहाँ से एकदम से पिकअप किया, और हमने एडवांस हॉस्पिटल का अरेंजमेंट कर रखा था। तो 7 मिनट के अंदर वो सोल्जर जो है ऑपरेटिंग टेबल पर था। काफ़ी कोशिश की कि काफ़ी देर तक तो ही सर्वाइव्ड, बट फाइनली ही लॉस्ट लाइफ। जो दूसरा था वो सर्वाइव्ड। सो देन फाइनली ऑफ कोर्स वी रीच आवर डेस्टिनेशन। ओनली 1 person was lost. Rest everything was absolutely safe. So this was a very phenomenal operation. इस बात के लिए आपको क्रेडिट भी दिया जाता है कि वैसे भी आपने जहाँ-जहाँ कमान की है, वहाँ एक्सीडेंट मिनिमाइज़ नंबर में ही रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, एक्सीडेंट तो आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो ऐसे-ऐसे जो है
ऐसे बहुत ही हॉस्टाइल डेंजरस एनवायरनमेंट में, वहाँ की तो फ्लाइंग, वहाँ बारिश बहुत होती है जी और फिर वहाँ पर बड़े बड़े जंगल हैं, हिल हैं, और फिर ऊपर से जो है रेबेल का काफ़ी खतरा रहता है। तो वो जो है काफ़ी बड़े चैलेंजेस थे, और उन एनवायरनमेंट में फ्लाइंग करके और सेफ आना तो जो है वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। इस ऑपरेशन की सक्सेस के बाद जो है हमारी, पहले भी इंडियन फोर्सेज को काफ़ी मानते सब लोग यूनाइटेड नेशन में, लेकिन इसके बाद हमारे को जो है सबको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। हमारे सब वापस जो है सोल्जर पहुंच गए। हमने फॉरेनर को भी रेस्क्यू किया, अपने सब 222 जो थे वो आर्मी के ऑफिसर और जवान को, उनको रेस्क्यू किया। सब आगे, तो किसी को विश्वास नहीं हुआ जब तक कि जो है पूरी तरह से उनको समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया विद एविडेंस। तो दैट वाज ए वेरी मेजर अचीवमेंट। दुनिया भर के वहाँ पर जो है जर्नलिस्ट, मीडिया और सब जो है आए थे, सभी को प्रेस, तब इंडियन की जो है सभी इंडियन की रिस्पेक्ट ही करने लगे और ज़्यादा डरने भी लगे कि ये तो बड़े खतरनाक हैं। ऐसी जो है किसी ने उम्मीद ही नहीं थी कि अगर उनके हमारे जो है वो सोच रहे थे कम से कम भी 50% कैजुअलिटीज होंगी हमारी, 50% जी हेलीकॉप्टर की भी और दूसरे सेट्स की भी, और वो जो Human हमारे life सोल्जर सिपाही उनकी भी। जी लेकिन जो है बहुत ही स्किलफुल हमारी आर्मी ने बहुत अच्छी जो है लड़ाई लड़ी वहाँ पर, और हमारी एयरफोर्स ने उनको इतनी जो है मदद की हर तरह से कि वो वापस जो है उनको बगैर किसी नुकसान के वापस ले आए। सिर्फ एक कैजुअलिटी हुई थी, वो दैट वाज अनफॉर्चुनेट। वहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था, अगर आपके पास समय है नहीं सर प्लीज। तो आपको बताऊंगा मैं। एक हमारा हेलीकॉप्टर जो है हाँ मैं उस वो भेजा गया था। एक जगह क्या हुआ था कि वहाँ भी जो है हमारे जो सोल्जर थे यूएन के, हमारे नहीं थे, इंडियन नहीं थे, पर यूएन के सोल्जर थे, उनको इन्होंने रेबेल ने सराउंड कर लिया। उन्होंने बोला हम आपको कोई जो है राशन पानी नहीं आने देंगे आपका, और जो वहाँ पर लोकल जो कुएं थे ना, वहाँ पर उनके वाटर सोर्स थे, उन्होंने उसको पॉइजन कर दिया कि भाई आप जो है यहीं पर मरो, जब तक अगर आप अपना वेपन वगैरह हमें देकर नहीं जाओगे तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे। तो काफ़ी वहाँ भी गंभीर समस्या हो गई थी। फिर हमारा हेलीकॉप्टर हमने भेजा कि भाई, उन्होंने एग्री कर दिया था कि आप जो है लैंड करिए और अपने जो है ये फॉरेनर जो है जितने, उनको हम जाने देंगे। अच्छा तो जो फॉरेनर वहाँ पर काफ़ी थे, 20-25 फॉरेनर थे जो कि कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन्होंने कहा आप हेलीकॉप्टर भेज दीजिए, हम इनको लग जाने देंगे। तो हमने बोला भैया ऐसा है कि हम आ रहे हैं तो थोड़ा राशन के लिए पानी राशन वगैरह लेकर जाना चाहेंगे। तो ये जो है उन्होंने एग्री कर लिया। हेलीकॉप्टर लैंड किया। जैसे हेलीकॉप्टर लैंड किया तो हेलीकॉप्टर पायलट ने देखा कि यार ये तो चारों तरफ जो उनकी मशीन गन लगी हुई है, और वो ट्रिगर हैप्पी तो थे ही रिबेल्स, किसी टाइम भी वो उनका भरोसा भी नहीं था। फिर जो है वो पहले तो हमने वो राशन पानी जो बोरियां थी उनकी निकाल ली, फिर वो भगदड़ मच गई इनमें। ये जो फॉरेनर थे ना, सब चाहते थे कि यार हम पीछे नहीं रुक जाएं, तो हेलीकॉप्टर में घुस जाओ भाग भाग के। तो इसमें काफ़ी स्टैम्पिड हुआ। फिर पता नहीं को ट्रिगर हैप्पी एक रिबेल ने फायरिंग शुरू कर दी। फॉर्चुनेटली मुश्किल थे, उनको लोड किया और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया। अभी हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ किया तो उसमें गोलियां तो चला रहे थे वो हेलीकॉप्टर। हाँ अब क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर के जो रोटर ब्लेड थे उनके जो है उनमें काफ़ी गोलियों की जो है गोलियों से काफ़ी नुकसान हुआ। तो हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी, मुश्किल से हेलीकॉप्टर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो जो है उस पायलट ने उस टाइम काफ़ी हौसला दिखाया और थोड़ा चलता रहा वो। जब वो बिल्कुल ही काबू से बाहर हो गया तब उसने जो है वहाँ पर फोर्स लैंड किया। तो उसने ये भी देख रहे थे कि पीछे से रिबेल की गाड़ियाँ हेलीकॉप्टर को चेज कर रही थी कि कहाँ ये ज़रूर गिरेगा कहीं ना कहीं। हाँ तो फाइनली पर फॉर्चुनेटली हमारे दूसरे एक हेलीकॉप्टर था जिसको कोऑर्डिनेट करता था हेलीकॉप्टर, उसने बताया भाई ऐसे थे, आई बीन हिट। हाँ तो बोले आप ठीक है, आप चिंता मत करो, हम पहुँच रहे हैं।
तो ये जो है फोर्स लैंड किया, दूसरा हेलीकॉप्टर हमारा एकदम से वहाँ पर पहुँचा, उसने इन सबको निकाला, इन्होंने हेलीकॉप्टर स्विच ऑफ किया और जितने पैसेंजर थे उसके पायलट थे उनको निकाल के वापस आ गए, तो बच के आ गए। अभी उसके बाद जो है वो हेलीकॉप्टर वहीं पर फंस गया क्योंकि वो तो ख़राब ही हो गया था। तो हमने काफ़ी प्लानिंग की, हम काफ़ी वहाँ पर सर्विलेंस करते रहते थे, जाते थे वहाँ ओवर फ्लाइंग करते थे, देखते भी क्या पोजीशन है हेलीकॉप्टर की। तो उस हेलीकॉप्टर में जो है वो रिबेल आ रहे थे, वो वहीं रहते थे, वहीं अंदर खाते पीते थे और वो जो है वो सिक्योरिटी उसके गार्ड थे रिबेल। तो बड़ा मुश्किल था कि भाई इसको कैसे निकालें। तो हम ये सब इंफॉर्मेशन भेजते रहे फोर्स हेडक्वार्टर को। फोर्स हेडक्वार्टर ने हमारी जो वापस इंडियन गवर्नमेंट को भेजा कि भाई इसको जो है हमने निकालना चाहते हैं। तो हमने काफ़ी उनमें जो है प्लानिंग की थी, बहुत ही हमने स्पेशल फोर्सेज की मदद ली थी, फिर गन शिप्स भी आ गए थे, लेकिन जो है इसमें चांसेस था कि कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है और हमारा मिशन बिल्कुल फेल हो सकता है, हमारे सक्सेस नहीं होगी। तो किसी ने हमारे को जो है परमिशन नहीं दी। फिर जो है एक समय आया जबकि जिस टाइम मिस्टर फर्नांडिस वॉज द डिफेंस मिनिस्टर, फाइनली उन्होंने जो है हमने प्रेजेंटेशन वगैरह दी उनको कि भी हम इस हिसाब से जो है इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा को कैजुअलिटी नहीं होगी, वी आर वेरी श्योर ऑफ इट। तो वहाँ पर जो है परमिशन आ गई, हमने प्लानिंग करके गए, हमारे गनशिप साथ गए, हमारे हेलीकॉप्टर गए, हमारे मेंटेनेंस क्रू गए। हमें एग्जैक्टली पता था उस हेलीकॉप्टर में क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें जो है हमें एक तो ज़रूरत थी कि जो रोटर टिप्स है ना उनको काटना था, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। फिर जैसे हमारे वहाँ पहुँचे तो जो वहाँ पर मैंने जैसे बताया बारिश बहुत होती है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ऊंचे ऊंचे जो है ग्रास वगैरह हो गए, तो हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ हेलीकॉप्टर एरिया में कुनिया, बाकी चारों तरफ जो है, और बारिश बहुत होती है, कीचड़ विचड़। हमने हेलीकॉप्टर वहाँ उतारा लोगों को, एंड रिबेल्स को जो है हमने वो गनशिप से दूर रखा, कोई नहीं आ सका। और उसके बाद जो है फाइनली वो देखें तो जहाज़ के अंदर कुछ नहीं है, सारे जो है पैनल खुले हुए हैं, सारा जो है उन्होंने इंजन पर स्क्रैच करा। उन्होंने सोचा कि कोई जो है ये कोई ख़ास मेटल वगैरह होंगी इसके अंदर, हेलीकॉप्टर है तो उसको निकालने की कोशिश की। फिर उन्होंने जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे आगे फ्लाइंग के, उन्होंने सोचा है घड़ियाँ हैं तो वो निकाल ली। सीट के कुशन थे, उन्होंने सोचा यार कुशन अच्छे हैं, वो सीट के कुशन निकाल लिए। फिर जो है ये हेडसेट निकाल लिए और सब कुछ निकाल दिया। तो खोखा बचा हुआ था। लेकिन आप देखिए कमाल है हमारे जो है इंजीनियर टेक्नीशियन का, उन्होंने सिर्फ 2 घंटे में, और ये देखिए 2 घंटे में डर था कि किसी टाइम रिबेल आ सकते हैं। ऊपर हमारे जहाज़ जो है ये गनशिप्स घूम रहे थे। 2 घंटे में उन्होंने, हम फ्यूल भी ले गए थे साथ में, बिकॉज फ्यूल भी उन्होंने क्या करते थे वो, उन्होंने टैंक को होल करके और सारा केरोसिन वो खाने के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ करते थे, तो वो सील किया। कुछ फ्यूल ले गए थे हम, वो फ्यूल डाला, सारा उसको किया। एंड एक चीज़ मान सकते हैं कि जो रशियन इक्विपमेंट है बहुत स्टडी है। 4 महीने रहा था वो जहाज़ वहाँ पर, 4 महीने तक उसमें कोई जैसे रिबेल रहते थे और सब उसको स्टार्ट किया और फर्स्ट स्टार्ट में स्टार्ट हो गया। ये किस हेलीकॉप्टर की बात कर रहे ये हैं? मीट फर्स्ट स्टार्ट में स्टार्ट हो गया। फिर हमने ऑफ कोर्स उसको निकाला वहाँ से और फाइनली वी आर एबल टू उसको वापस ले आए। वापस ले आए, जब मैंने बताया यूएन हेडक्वार्टर को तो किसी को विश्वास ही नहीं हो कि भाई जो ऐसा करते हैं वो मुमकिन ही नहीं। उन्होंने कहा इस जहाज़ को ऐसे कैसे ला सकते इतने 4 महीने के बाद जहाज़ को। तो जो है फिर हमने बताया भाई हम आपको बता रहे हैं जहाज़ ले आए हैं। तो वहाँ से स्पेशल टीम आई यूएन की चेक करने के लिए, भाई सच बोल रहे हैं नहीं आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये रशिया से टीम आई थी? जी रशिया की टीम आई थी? नहीं, यूनाइटेड नेशन, यूएन की टीम आई थी। यूनाइटेड नेशन की टीम आई वहाँ पर। उन्होंने कहा भाई ये तो जो है, उन्होंने दिखाया तो उनको फिर विश्वास नहीं हो रहा। ये बोला कोई यहाँ तो एक टूटा फोड़ा जहाज़ था, वो तो नहीं, आपने कुछ करके दिखा रहे हमको। वो भैया ये देख लो, हम सब ने जो है दिखाया उनको। वो रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट था, उन्होंने RUF लिखा हुआ था हेलीकॉप्टर के ऊपर।
हर तरह से फाइनली जो है देर कन्विंस कि हाँ ये। उसके बाद तो खैर इंडियन का जो है इतना जोरदार जो है स्वागत हुआ, और हर तरह से दुनिया भर के BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, जापान टीवी, एंड यू कैन वर्ल्ड अराउंड everybody there, because this Khukri was the first United States operation which was a successful operation. हाँ मतलब यूनाइटेड नेशन के कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होते, और यूनाइटेड नेशन में ज़्यादातर जो कंट्रीज होते हैं वो लॉयल नहीं है यूनाइटेड नेशन से। वो अपना जो है कंट्री को पूछते हैं, अगर उनको बोला जाता है कुछ करने के लिए तो अपने कंट्री को मैसेज भेजते हैं हम इसमें पार्ट लें या नहीं लें। उनका कंट्री कहेगा कि नहीं लो तो नहीं लेंगे। तो ये प्रॉब्लम है यूनाइटेड नेशन में। काफ़ी देशों में ऐसा जो है वो करते हैं कि अपने कंट्री से पूछते हैं, उसके बाद अगर कंट्री एग्री नहीं होता है तो बोलते हैं नहीं आपको पार्ट नहीं लेना है। तो इसमें इंडियन इंडिपेंडेंटली रह गए थे। और ये फिर दूसरा जो है हमारे जो था ताज सिर पर, वो था कि इसे हेलीकॉप्टर को, उस हेलीकॉप्टर में वापस इंडिया भी लाए। दैट हेलीकॉप्टर जो बिल्कुल ही राइट ऑफ हो गया था उसको हम वापस भी लाए, क्योंकि हमारे अंदर ये एक तरह का जुनून होता है कि भाई हम अपनी मशीन को कैसे बिहाइंड छोड़ सकते हैं। ये तो हमारी हार है अगर ऐसे तो इसके लिए मैं अभी इतने समय में क्या क्या कुछ नहीं किया हमने, वो हम एक्सप्लेन नहीं करते। कितना रिस्क था, कितना टेंशन था, कितना स्ट्रेस था। हम जो है हमारे हेलीकॉप्टर को भी जो है रिबेल गिरा सकते थे, हमारे आदमी जो है एयरफोर्स वालों को भी मार सकते थे। तो काफ़ी वहाँ खतरा था, बहुत ही टेंशन था। तो सर जब आपको इस ऑपरेशन के लिए बताया गया कि आपको जाना है, तो पहले से आपको मालूम था कि आपको जाना है, या आप को अचानक से बताया गया? कैसे वो जो प्रेशर था, घर पे भी बताया होगा आपने? नहीं, घर पर तो नहीं बताया हमने। प्रेशर जो है हमें खुद प्लान कर रहे थे हम, हमारी प्लानिंग थी ये, हमें मालूम था हमें जाना है। हमने जो है ये स्पेशल फोर्सेस इसीलिए इंडिया से आई थी ताकि वो जो है हमारे साथ मदद कर सकें। तो काफ़ी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, फिर कुछ यूनाइटेड नेशन से, क्योंकि फोर्स कमांडर हमारा था तो उससे थोड़ी सपोर्ट थी। और ना तो छोड़ देता, कोई दूसरे देश का होता तो छोड़ देते, मरने तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे लिए तो एक बहुत ही जो है बड़ी इज्जत की बात थी कि भाई इनको हम नहीं छोड़ सकते, हमें रेस्क्यू करना है, निकालना है, नहीं तो इंडिया के मुंह पर तमाचा होगा। तो हम कामयाब रहे इसमें। तो उसमें रिस्क तो बहुत था, बहुत ही ज़्यादा रिस्की था, लेकिन फौज इसीलिए बनी है कि रिस्क का सामना करे और दुश्मन पर जो है पूरी तरह से कामयाबी पाए। अब आज के दौर में खड़ा होकर जब पीछे देखते हैं कि लगता है कि कुछ असंभव सा आप लोगों ने संभव कर दिया। बिल्कुल, पहले असंभव था, किसी को विश्वास नहीं होता, किसी का कॉन्फिडेंस नहीं था कि भी हो सकता है। और उसी से मैं बता रहा हूँ, इसीलिए जो है हमारे जो फोर्सेस थी वहाँ पर, एयरफोर्स थी, उनकी इतनी इज्जत हुई कि हमारे फोर्स कमांडर को यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर बुलाया गया, वहाँ उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। इतना बड़ा अचीवमेंट था फोर्स के लिए। तो वो सब हमारे कारण था। हमारे इंडियन जो है खुखरी, और मेन चीज़ थी खुखरी का ऑपरेशन, फिर ये हेलीकॉप्टर को निकालना जी। तो ये दो बड़ी बहुत मेजर अचीवमेंट थे। तब तक यूएन पर किसी का विश्वास ही नहीं होता था कि भाई यूएन कुछ कर सकती है। लेकिन जो है भारतीयों ने ये करके दिखा दिया कि भैया हम जो है यूनाइटेड नेशन में जहाँ जहाँ भी ट्रूप्स भेज रहे हैं, हमारे ट्रूप्स हर जगह, हमारे एयरफोर्स और ट्रूप्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो हम जो है लोकल को विनोर करते हैं, फिर अगर कोई विनोर नहीं होता है और रिजिस्ट करता है तो फिर उनको भी कड़ा जवाब देते हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, उनको सबक सिखाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, दोनों जो है कैरेट और स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सर। तो एयरफोर्स ने विदेशी धरती हो, देश की धरती हो, दुश्मन की टेरिटरी हो, कई तरह के ऑपरेशंस में अपनी अहम भूमिका निभाई और एयरफोर्स ने अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन अब आज के दौर में हम जहाँ खड़े हैं, वहाँ कई चुनौतियाँ एयरफोर्स के सामने दिखाई देती हैं। मुझे लगता है कि आपकी भी जानकारी में होगा, हाल के दिनों में जब वायुसेना प्रमुख का हमने एक वीडियो देखा जिसमें वो अपनी थोड़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि आपके काम डिले हो रहे हैं। आपने मुझसे कहा था कि आप जो मार्क 1 है तेजस 1A वो डिलीवर करना शुरू कर देंगे। और उन्होंने इसके पहले एक टिप्पणी ये भी की कि 84 में कॉन्सेप्ट आया
और फिर उन्होंने बताया कि कैसे 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 कैसे, और अभी तक 40 एयरक्राफ्ट भी तेजस के अभी नहीं मिल पाए हैं। तो कहाँ कमी रह जा रही है, कहाँ देख रहे हैं? क्या वाकई में एचएएल का काम करने का तरीका स्लो है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है? देखिए, एचएएल ऑलमोस्ट 85 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। 1940 में इसको हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद उसका नाम चेंज हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इन्होंने जो है इतने साल में काम तो किया है, लेकिन जो है बेसिकली या तो असेंबली की है या फिर पार्ट कंपोनेंट्स जो है इंपोर्ट के साथ मशीन तैयार की हैं। कोई जो है फुल्ली हमारी जो है मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की अभी तक जो है हम नहीं कर पाए। तो नेत्री जो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है 85 साल पुरानी है, वो अगर एक इतने साल के अंदर इतना भी अचीव नहीं कर सके कि अपना खुद का इंजन बना लें, खुद का इंडिपेंडेंट फुल्ली इंडियन जहाज़ बना लें, हेलीकॉप्टर बना लें, तो बहुत ही जो है ये अच्छा इसके बारे में बात नहीं कर सकते कि भी जो है एचएएल यस इंडिजनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने जहाज़ भी वैसे प्रोड्यूस किए हैं। आपको याद होगा एक HF-24 था, फाइटर था, वो भी खैर काफ़ी जो है टिन शीट से बना हुआ जहाज़ था। काफ़ी उसके भी एक्सीडेंट हुए थे, काफ़ी लॉसेज हुए थे वहाँ पर। उसके बाद इन्होंने जो है HT-2 बनाया था एक जहाज़, वो ट्रेनर था, हमने काफ़ी फ्लाइंग किया उसको। HPT ट्रेनर बनाया, फिर जो है किरण ट्रेनर बनाया, और फिर बाकी तो असेंबली जैसे अभी रशियन के Su-30 का मॉडिफिकेशन, तो MiG-21 का भी ये काम करते रहे। लेकिन जो है जो सफलता होनी चाहिए थी वो आज तक जो है उन्होंने अचीव नहीं की है। क्योंकि मेरे को लगता है, मेरी भी काफ़ी डीलिंग रही है एचएएल से, कि थोड़ा उनकी वर्क कल्चर में जो है प्रॉब्लम है। नॉर्मली आपको ये मालूम होगा कि साउथ इंडियन काफ़ी जो है स्किलफुल होते हैं, काफ़ी सीरियस सिंसियर आदमी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। बेसिकली वो वर्क टू रूल में काम करते हैं। उनको जो है सुबह आएंगे, सुबह जाएंगे, थोड़ा इधर घूमेंगे, और भाई कॉफ़ी ब्रेक, तो 10 बजे कॉफ़ी ब्रेक हो गया, वापस आएंगे, फिर घूम घाम के इधर गपशप मारी, और लंच ब्रेक, उसके बाद गायब। उसके लंच के बाद आए, घूमते घामते, फिर जो लंच खा 2-3 घंटे में उनका जो है काम करना, पैकअप, नेक्स्ट शिफ्ट विल टेक ओवर। सो दैट काइंड ऑफ अप्रोच इज देयर। फिर यूनियनबाजी बहुत है, वो हर बात में जो है वो वर्क टू रूल करते हैं, स्ट्राइक का धमकी देते हैं। तो इस तरह से जो है किसी भी चेयरमैन और मैनेजमेंट के लोगों के लिए काम करना बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ऐसे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी परसेंटेज है जो कि ऐसी है। फिर इनोवेटिव नहीं है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका जो है वो बहुत ही कामयाब नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन रहा है। और एक दूसरी भी चीज़ है कि ज़्यादातर देश में कांग्रेस का रूल रहा है। कांग्रेस ने इसको जो है डिफेंस बिल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया, कोई ख़ास उसमें ध्यान नहीं दिया। तो एचएएल को कोई ख़ास जो है सपोर्ट ही नहीं मिली। तब से जो है बीजेपी आई है, मोदी जी ने काफ़ी उस पर जो है उनको काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश की है, काफ़ी उनको जो है सराहना भी की है उनके कामों की, कुछ अचीवमेंट किए हैं। एएलएच बनाया था, लेकिन एएलएच के भी काफ़ी जो है आपको मालूम हुआ एक्सीडेंट हुए, काफ़ी हमने एक्सपोर्ट भी किए थे, वहाँ भी जो है एक्सपोर्ट में भी वो दिक्कतें आई थी, क्रैशेज वगैरह हो गए थे जी। फिर जो है ये तेजस, अब तेजस 30-32 साल के बाद जो है, ये देखिए बहुत ही लंबा समय है, 30-32 साल, उसमें भी जो है तेजस बनाया। उसको भी आज जो है आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसमें भी इंजन वगैरह बाहर से, वी आर डिपेंडेंट अमेरिका पर। तो बहाने बना ले भाई इंजन अभी तक क्यों नहीं गया, आपकी तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का है,
अगर आप इंजन ही बताओगे तो बगैर इंजन के कैसे जहाज चलेगा। तो हमारा काफ़ी ध्यान इसके ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वो ध्यान नहीं रहा है उसमें। और मैं समझ नहीं सकता कि वहाँ के मैनेजमेंट पर, चेयरमैन पर क्या उनके इश्यूज हैं, क्या उनकी लिमिटेशन है। क्योंकि मोदी जी ने तो हाथ खोल के रखा हो, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए आपका। इवन प्रमोशन करते हैं दुनिया भर में कि हमारा जो है ये इंडियनाइजेशन पर, आत्मनिर्भरता पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और हम आत्मनिर्भर हुए भी हैं। लेकिन अभी देखिए ना, तेजस भी बना है तो उसका प्रोडक्शन लाइन जो है इतना स्लो है। एयरफोर्स फ्रस्ट्रेटेड है। अब एयरफोर्स के जो है डिपेंडेंट है, इतना बड़ा ऑर्डर दे रखा है उनको कई हज़ार करोड़ का, लेकिन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग दे आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। कभी कहते हैं 24 जहाज देंगे, कभी 32 देंगे, लेकिन आज तक जो है जहाज़ों की संख्या बढ़ने का नाम नहीं ली। इसीलिए जो है एयर चीफ जो है काफ़ी उन्होंने सीधी बात करते हैं वो। हाँ। और वो काफ़ी नॉलेजेबल कॉम्पिटेंट आदमी हैं, प्रोफेशनल हैं, और उनको है क्योंकि उन्होंने जो है देश की जो है सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, डिफेंस को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो उन्होंने यही समझा कि भाई जो है पॉलिटिकल करेक्ट होने के बजाय सीधा सीधा बता दीजिए कि भैया देखिए कुछ आप करिए, बिकॉज जो है वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हमारे स्क्वाड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, दुश्मन के स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अभी चाइना ने देख लिए थे, हम और चाइना उठी ऑलमोस्ट सेम टाइम में जो है आज़ाद हुए थे, सेम इतना जो है। लेकिन देखिए चाइना पिछले 20 साल में कितना आगे बढ़ गया है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रोज़ाना वो अमेरिका को भी बीट करने वाले हैं। रोज़ाना कोई नया उनका जो है उनका सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न एयरक्राफ्ट, स्टिल्थ एयरक्राफ्ट, जो चीज़ कहो, बॉम्बर, सब कुछ। लेकिन हम यहाँ पर ही इस पर फंसे हुए, नहीं कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हमने अभी तक जो मैन्युफैक्चर किया है। फाइटर में भी लिमिटेशन है। तो इससे जो है HAL को डेफिनेटली जो है वेकअप होना पड़ेगा। और ये हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ की ये वेकअप कॉल है। अगर अब भी जो है HAL नहीं सुधरेगा तो लग रहा है कि HAL को जो है बिजनेस मिलना बंद हो जाएगा और फिर हमारी डिपेंडेंट जो है फॉरेन कंट्रीज पर रहेगी, वो देश के बिल्कुल हक में नहीं है। सर, आप यलहंका में रहे, आप कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर हेलीकॉप्टर यूनिट में। आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं वहाँ के? चूँकि यलहंका ही एयरबेस है जहाँ HAL अपने सारे टेस्टिंग्स करता है अपने क्राफ्ट्स की, एयरक्राफ्ट्स की, और जितने भी वो इक्विपमेंट्स तैयार करता है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में। देखिए हम यलहंका में थे तो हमारा इंटरेक्शन HAL के साथ था। सिर्फ जो है फर्स्ट जो है एरो इंडिया थी वो यलहंका में हुई थी जी। आई थिंक 1994 में। तो उसका मैं चीफ कोऑर्डिनेटर था। तो उसमें जो है हमारी इंटरेक्शन हुई थी HAL वालों के साथ। और वही है कि HAL का जो है जो वर्क कल्चर है दैट इज डेफिनेटली नीड्स इम्प्रूवमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीड्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उसमें। और फिर डेडिकेशन। अब ये नहीं है कि डेडिकेशन की कमी है, लेकिन जो डेडिकेशन चाहिए वो नहीं है। जैसे हमारे पड़ोसी देश जो है इतना तरक्की कर रहे हैं इस मामले में, तो उस हिसाब से जो हम पीछे रह गए। और इस पिछड़ेपन का जो है एक कारण ये भी हो सकता है कि HAL का जो है पूरा जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पूरा कैपेबिलिटी उनकी इम्प्रूव नहीं हुई है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इम्प्रूव नहीं हुई है। और फिर आफ्टर सेल सर्विस जो वो भी अच्छी नहीं है। काफ़ी जगह से काफ़ी जो है आपको शिकायत मिलती हैं हर तरह से। तो ये जो है अच्छा नहीं है किसी इंडस्ट्री के लिए। HAL इसीलिए सर्वाइव कर रहा है कि ये इंडियनाइजेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज HAL अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो है HAL कोई दम नहीं रखता है। ये अनफॉर्चुनेट है बट ये ट्रू है। सर मेरा सवाल ये है कि हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन वो आत्मनिर्भरता आसमान में दिखती है, हवा में दिखती है, ज़मीन पे कहीं नहीं दिखती है। क्योंकि अभी भारत की ज़रूरत है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका की,
उसको लेके खबरें लगातार आ रही हैं कि एमका आज पहली उड़ान भरेगा, कल पहली उड़ान भरेगा 2027-28। लेकिन ये सर आपको क्या लगता है, क्या ये डिले हुआ है? और क्या इसमें जो होना चाहिए था पहले, ये पहले आ जाना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ, ये जो है 5th जनरेशन में एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग होना है। काफ़ी दिनों से आशा आशा की झलक दिखती है, लेकिन उसमें कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं दिखती है। एटलीस्ट जो हमें मीडिया से या वैसे पता लगता है, तो उसमें कोई ख़ास उपलब्धि नहीं हुई अभी तक। और इसके कुछ और कहते हैं कि 2030 में जो है हमका फ्लाइंग कर सकता है, लेकिन ये बहुत स्लो है। चाइना 6th जनरेशन पहुंच गया है और 5th जनरेशन के तो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं J20 को। तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? जब आपका हमका आएगा तब तक तो चाइनीज मेरे ख्याल में 8वीं 9वीं 10वीं जनरेशन में पहुंच जाएंगे, तो आपको हमका की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जो है, अभी तो ड्रोन वॉरफेयर, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। ये तो लड़ाइयाँ जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ेंगे, आपको वेपन वगैरह की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो है, तो अगर हम इसमें काफ़ी पीछे रह गए हैं और ये कितना बूस्ट मिला है, अगर ये बूस्ट नहीं मिलता इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से, तो फिर जो है हम आत्मनिर्भरता में कहीं नहीं होता। अभी तो काफ़ी जो है, हम ये नहीं कह सकते हम आत्मनिर्भर नहीं हुए। काफ़ी एरिया में हमारे इंपोर्ट्स काफ़ी नीचे हो गए हैं, हमारे एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गए हैं, कई हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, और भी काफ़ी अच्छे टारगेट हैं। तो ये नहीं कह सकते आत्मनिर्भरता नहीं है, लेकिन पूर्ण आत्मनिर्भरता जो है आपको ज़रूरी है। अगर आपके पास अपने वेपन सिस्टम नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर आप जो है पीछे रह जाएंगे। और ख़ास करके जब हमारे दाएं बाएं दो खतरनाक जो है दुश्मन हैं, चाइना पाकिस्तान, जिनसे हमारे लड़ाई रही है और फ्यूचर में भी वो लड़ाई की तैयारी कर रहे होंगे और हो सकती है, तो इसके लिए हमारे को ज़रूर बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना पड़ेगा। हम कब तक इतना पैसा खर्च करके और बाहर से ज़्यादा डिपेंड, और बाहर से आप इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, तो लड़ाई के टाइम अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं कंट्रीज की, और लड़ाई के टाइम आपको बोल देंगे सॉरी, हम आपको ये स्पेयर हमारे पास नहीं है। उनका होंगे बट वो देंगे नहीं, तो आप तो बिल्कुल ही हाई एंड ड्राई रह जाओगे, फिर क्या करोगे? तो इसीलिए जो है, इसीलिए आपने चीफ का भी, हमारे एयर चीफ का जो है ऑब्जर्वेशन सुना था, कमेंट सुने थे कि ये ठीक नहीं है यार, दिस इज़ एक्चुअली अमाउंट टू थोड़ा बहुत कि एयरफोर्स फील चीटेड कि हमने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है, फिर हमारे स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ जो है, कहाँ हमारी स्ट्रेंथ जो है 42 मिनिमम थी, और वो 42 तब थी जब ये मॉडर्न वॉरफेयर नहीं था, दुश्मन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अभी तो हमारी कम से कम भी 55-60 स्क्वाड्रन होनी थी, तो उसकी जगह हमारे पास 42 की जगह हमारे पास मुश्किल से अभी 30 स्क्वाड्रन आ गए, और एयरक्राफ्ट सब जो है पुराने हो गए हैं, उनको खींचे जा रहे हैं। फिर जो है उनमें नेचुरली एक्सीडेंट के चांस भी हो सकते हैं। हमारे पायलट के, तो हमारी इंजीनियर और पायलट्स की जो है सक्षमता है कि उन एयरक्राफ्ट को मेंटेन कर रहे हैं, उनको फ्लाइंग कर रहे हैं, और दुश्मन को भी के लिए भी पूरी तैयारी करते हैं। जैसे बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उसमें वेपन सिस्टम ठीक थे, लेकिन जो प्लानिंग थी, जो प्रिपरेशन थी, जो कॉम्पिटेंस थी, जो स्किल थी हमारे पायलट की, जो उनका हौसला था, जो करेज था, उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसके और अगले दिन वो जो पाकिस्तानी फिर जो है आगे थे, आई थिंक 27-28 फरवरी को, तो वो जो है उनको जो है भगाना वहाँ से और उन पर अटैक करना, उनके जहाज़ को ही मार गिराया था। तो ये सब जो है हमारी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, कॉम्पिटेंस, मोराल और लीडरशिप, इन पर डिपेंडेंट है, और वो हमारी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए जो है हम मैनेज करते हैं, और इसलिए दोनों दुश्मनों को हमसे डर है, क्योंकि हमारे जो है ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है, जो करेज है, जो जांबाजी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर खबरें ये भी आ रही है कि भारत F-35 ले सकता है या फिर सुखोई 57। तो आपको क्या लगता है कितनी जल्दी ये डील होनी चाहिए, और भारत को दोनों में से किसे चुनना चाहिए? देखिए, एयरफोर्स की बहुत ही प्रेसिंग रिक्वायरमेंट है जी।
कि हमने 114 एयरक्राफ्ट का टेंडर भी फ्लोट किया हुआ है, MRF फाइटर एयरक्राफ्ट का MRF। तो उसमें जो है अब ये 2 एयरक्राफ्ट आए, ये दोनों एयरक्राफ्ट जो है 5th जनरेशन के हैं। जी 5th जनरेशन का मतलब इनके रडार सिग्नेचर बहुत लो हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि दुश्मन आपको बहुत देर से पहचान सकेगा कि आप आ रहे हैं, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम होता है। अभी F-35 बेस्ट एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड में, और Su-57 भी, उसने भी अपने काफ़ी करतब दिखाए हैं अभी एरो इंडिया में, वो भी बहुत अच्छी जहाज़ है। जी अभी मिक्स भी कर सकते हैं हम F-35 के में भी 2 स्क्वाड्रन, जैसे हमने राफेल के 2 स्क्वाड्रन लिए हैं, तो 2 स्क्वाड्रन राफेल के ले सकते हैं हम। और हम Su-57 बिकॉज जो है ये अपना F-35 है, ये बहुत महंगा है, टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है इसकी, बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, तो उसमें भी जो है ट्रेनिंग वहाँ पर काफ़ी हो है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ज़्यादा हैं, तो उसमें भी आपको जो है कॉम्पिटेंट लेवल ट्रेनिंग वगैरह होनी है। तो ये जो है जहाज़ 110 मिलियन का कुछ ऐसे है डॉलर्स का, और आप रशियन एयरक्राफ्ट 2 खरीद सकते हो, 3 खरीद सकते हो उतने पैसे में। लेकिन रशियन एयरक्राफ्ट की भी थोड़ी उतना टेक्नोलॉजी उतनी हाई नहीं है, उतनी सोफिस्टिकेशन नहीं है, लेकिन रशियन ने काफ़ी जो है इम्प्रूव किया है, और उन्होंने Su-57 में काफ़ी अपनी जान डाल दी है, और काफ़ी अच्छी हाई टेक्नोलॉजी है। वो एयरक्राफ्ट भी काफ़ी मैनूवरेबल भी है, और काफ़ी कैन प्रूव वेरी बहुत अच्छा लड़ाई के टाइम इंटरसेप्शन वगैरह में फिर वो है। तो कुछ हम जो है इसको खरीद सकते हैं Su-57 के कुछ स्क्वाड्रन, रशियन इक्विपमेंट ऑलरेडी ज़्यादातर जी। हमारे पास है। तो बेसिक कंपैरिजन है प्राइस का, जी क्योंकि उसकी जो है एक की प्राइस में हम 2 या 3 जहाज खरीद सकते हैं। तो इसके लिए जो है अब देखिए, हमने अमेरिकन के साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं। अगर ट्रंप ने, अभी तक किसी ने ऑफ़र नहीं किया था, ट्रंप महाराज ने जो है F-35 का ऑफ़र दिया है, जी तो वो सिर्फ जो है क्योंकि उनका बहुत ही अच्छा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से रेपो है, और इंडिया ऑफ कोर्स बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्री है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया काफ़ी दुनिया भर में जो है अभी काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण देश है, तो इसलिए भी, और हम जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं जी अमेरिका के। लेकिन पास में जो है जो दिखाता है कि हमारे अमेरिका ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं है। अब ट्रंप 4 साल रहेगा, उसके बाद पता नहीं कौन आएगा, जी तो उसने अगर तो इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं करते, पर लिमिट में 2 स्क्वाड ले ले तो कोई बुराई नहीं है उसमें, अच्छा है, हमारे सोफिस्टिकेट होंगे, और वो चाइना वगैरह के और पाकिस्तान को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज देगा, क्योंकि हमारे पास राफेल हैं, अब F-35 आ जाएंगे, और फिर Su-57 कुछ स्क्वाड उसके होंगे, और बाकी दूसरे जहाज़ हम अपनी चॉइस से ले सकते हैं। और कुछ होपफुली हमारा HAL भी, जी जो प्रेजेंट लीडरशिप है HAL की, वो काफ़ी डायनेमिक है, चेयरमैन काफ़ी जो है वो कॉम्पिटेंट कैपेबल है, वो डिसीजन मेकिंग अच्छी करता है, तो उसमें अश्योरेंस भी है कि येस हम आपका जो है आपको निराश नहीं होने देंगे। तो हम उस पर भरोसा करते हैं, तो फिर हमारे तेजस आना शुरू हो जाएगा। जी हम का तो ऑफकोर्स टाइम लगेगा। तो एट प्रेजेंट हमें दोनों ही, रशिया से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, जी बहुत पुराने संबंध हैं। रशिया डिपेंडेबल अलाई है, हमेशा हमारे साथ आया है, लेकिन वो अभी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, क्योंकि चीन और रशिया की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, और हमारी चीन से जो है 36 का आंकड़ा है, तो इसलिए उसमें हमारे को फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती हैं। और रशिया ऑलरेडी वॉर के अंदर है, तो उसकी ख़त्म होने की संभावना काफ़ी है। ट्रंप महाराज काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, हो जाना चाहिए। सर अगर हम फाइटर जेट्स के इंजन की बात करें तो कावेरी इंजन भारत बहुत पहले से बना रहा है, 1 दशक से बना रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है बनाने की। तो क्या भारत को अपना खुद का इंजन बनाना चाहिए एमका के लिए, या फिर वो बाहर किसी से पार्टनरशिप करनी चाहिए? देखिए, हमारी इंजन टेक्नोलॉजी में हम बहुत ही पुअर हैं, वी कैन कॉल, बहुत ही कमज़ोर हैं। इंजन पर हमने ध्यान ही दिया है, हमेशा इंजन को बाहर से ले आए और उसमें जहाज में डाल दिया। हर जगह ALH में भी बाहर का इंजन है, तेजस में भी बाहर का इंजन है, एंड आप अब देख सकते हैं वो जो जनरल इलेक्ट्रिक ने बंद कर दिया था पहले वाले US एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, वो अभी शायद
ट्रम्प महाराज के आने के बाद सिचुएशन इम्प्रूव हो रेट जाएगी। बढ़ा देता है जी बार हाँ, बार। तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन इंजन टेक्नोलॉजी हासिल कर, जो देश इंजन नहीं बना सकता बाकी तो खोखा है, बाकी क्या है। तो इंजन पर जो है बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। इंजन का रिसर्च, हमारे देश में टैलेंट की, कॉम्पिटेंस की, नॉलेज की कमी नहीं है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और हमारा देश तो वर्ल्ड ओवर माना जाता है कि हमारी जो है आईटी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, दुनिया भर में डिमांड है। तो इसको प्राइवेटाइजेशन करके और लोगों को चैलेंज करके काफ़ी हमारे जो स्टार्टअप्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो भी मदद कर सकते हैं। लेकिन इंजन को ज़रूर जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम बहुत पीछे चल रहे हैं इंजन में, लैगिंग बिहाइंड। सर मेरा सवाल जैगुआर को लेकर है। जैगुआर काफ़ी सक्सेसफुल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए रहा है, जिसके साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं इंजीनियरिंग लेवल पर, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, और इसकी लाइफ को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि अनुमान ये था कि 10 साल और, मतलब मुश्किल से 1 दशक और चलेगा, लेकिन अब इसे और अपग्रेड किया, इसे और एफिशिएंट बनाने की कोशिश हुई। अब कह रहे हैं ये और 10 साल अभी चल सकते हैं। तो मेरा सवाल ये कि जब हम इतने सालों से जैगुआर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसे सबसे सक्सेसफुल फाइटर जेट्स में से एक बना सकते हैं, तो ये तेजस के साथ बड़ा इम्पॉसिबल फैक्टर सा क्यों बन गया है, तब जब खुद एयर चीफ भी इसे लेकर काफ़ी नाखुश नज़र आते हैं? देखिए, जैगुआर बहुत ही सक्सेसफुल, मेनली ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल होता है उसका, बहुत सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट रहा है। उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन हुई हैं। तो मॉडिफिकेशन करना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, मॉडिफिकेशन की गई है और उसको जो है लाइफ भी जो है एक्सटेंड की गई है। हम कुछ कंट्रीज हैं उनके पुराने जहाज़ जो है वो भी खरीद के रहे हैं ताकि उनको भी जो है मॉडिफाई किया जाए और उनको इस्तेमाल किया जाए। तो काफ़ी पुराना जहाज़ हो गया है जैगुआर, बहुत ही काफ़ी पुराना जहाज़ हो गया है। इसने अपनी जो है ताकत दिखाई है, लड़ाई में अच्छा रहा है, लेकिन इसका फ्यूचर में जो है अब हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे पास जहाज़ ही नहीं। अगर हम उसको भी मिराज एंड जैगुआर, हम उसका आपके हाँ पास यही ऑप्शंस हैं? हाँ वही लिमिटेड ऑप्शन हैं। तो हम जो है उसको, जैसे मिग को इतने साल हमने घसीटा था, इसी तरह इसको भी जो है घसीटना ही कह सकते हैं, क्योंकि जहाज़ बहुत पुराने हो गए हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी है और इनमें जो है मॉडिफिकेशन के बावजूद भी जो है एयर डिफेंस जो एनिमी की बहुत मजबूत है और इनको तो जो है ग्राउंड सपोर्ट में, मिलिट्री ग्राउंड सपोर्ट में जाना होता है, लो लेवल अटैक करने पड़ते हैं, एनिमी की टेरिटरी में एंटर होना पड़ता है। तो उसमें एनिमी की जो एयर डिफेंस जितनी मजबूत है, पाकिस्तान की एयर डिफेंस काफ़ी अच्छी है, तो उसमें और कुछ चाइना में तो एक यूज़ ही नहीं हो सकता क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जाता है। तो इसमें मॉडिफिकेशन हुई है, मॉडिफिकेशन करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और जो दूसरा आपने कहा तेजस के बारे में, तो तेजस का वही है, मैंने काफ़ी एलेबरेट किया था इसके बारे में, काफ़ी बताया था कि हमारी एक तो जो है वो गो गेटर वाली जो है इनिशिएटिव नहीं है कि हमने करना है रात दिन। अगर आप वर्क टूल करोगे, कॉफ़ी और लंच खाते रहोगे और काम कम करोगे, काम पर ध्यान कम दोगे, यूनियनबाजी करोगे, आपको ये जब तक दिमाग में नहीं आएगा कि देश के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कितना भी जो है डिस्कम्फर्ट हो, प्रॉब्लम हो, बट हम जो है देश के लिए काम कर रहे हैं और काम में पूरी तरह से मेहनत करेंगे लगन के। जैसे इसरो कर रहा है, देखिए आप, इसरो ने कमाल करके दिखाया है क्योंकि वहाँ बड़ी मोटिवेटेड फोर्स है इसरो का और उनके अचीवमेंट देखिए स्पेक्टेकुलर है। लेकिन HAL में ऐसा अभी तक दिखने में लगा नहीं है। तो अभी देखिए हमारे बड़ी होप है, जो प्रेजेंट HAL के चेयरमैन हैं वो काफ़ी डायनेमिक लीडर लग रहे हैं, तो और उन्होंने चीफ को भी एश्योरेंस दिया है कि वो जो है मैन्युफैक्चरिंग को जो है एक्सेलरेट करेंगे और एयरफोर्स की डिमांड को पूरा करेंगे। पर वही है कि वो कहते हैं ना कि भाई पुडिंग का जो है स्वाद कभी पता लग गया जो खाएंगे उसको, वो ऐसे कहते रहो बहुत अच्छी है। तो वो जो है देखना पड़ेगा वेदर विद ऑल लिमिटेशन ये कुछ कर पाते हैं या इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। तो ये है, तेजस में हम डिपेंडेंट हैं इंजन के लिए। अभी इंजन हमें अमेरिका से आने, जनरल इलेक्ट्रिक ने उनको
स्टॉप कर रखा है। अभी प्रॉमिस किया कि जल्दी देंगे, शायद ट्रंप जी के आने के बाद। सर एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि जो एक आध इंजन भी जनरल इलेक्ट्रिक्स की तरफ से आया है, कम से कम एचएल की तरफ से उतने तेजस ही बना करके दिखा दिए जाएं कि बना दिए हैं। नॉट इवन अ सिंगल तेजस अगर डिलीवर हो रहा है तो फिर एयरफोर्स भी क्वेश्चन करेगी, एंड एयर चीफ का स्टेटमेंट भी आएगा। तो ये आपको क्या लगता है कि इंटेंट में बहुत ज़्यादा कमी है? मतलब आपके पास क्षमता है लेकिन विल पावर नहीं है, करना नहीं चाहते हैं। जस्ट हम ऐसे बहुत से बयान देख रहे हैं जिसमें कोशिश है कि आप डिलीवर कीजिए, लेकिन अगर सालों लग जा रहे हैं एंड आप फिर नए प्रोक्योरमेंट की तरफ देख रहे हैं कि नए हथियार, नए फाइटर जेट्स खरीद लें, तो हमारे इंटेंट और हमारे विल पावर का क्या? हाँ, आप कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी तो है, हिंदुस्तानियों में कैपेबिलिटी कमी नहीं है, जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विल टू डिलीवर, विल टू एक्सलेट, विल टू प्रोड्यूस एंड क्वालिटी प्रोडक्शन, तो वो जो है लैकिंग दिख रही है, उसमें कुछ कमियां हैं और उसके कारण ही जो है हम पीछे हैं। और हमें ज़रूर इंजन पर ध्यान देना चाहिए था, हमें अपना खुद का इंजन बनाना चाहिए था। हम कहते रहते हैं, क्लेम करते रहते हैं, पब्लिसिटी भी होती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन बाद में एंड रिजल्ट है वो कहाँ है भाई? आप कहाँ से उसको देख क्यों नहीं रहे फिर क्या कमी है? तो ये प्रॉब्लम है। अब चाइना को देखो, कहीं से चुरा उरा के लेके और एक हफ्ते में जो है नया इंजन तैयार कर देता है। तो भाई चाइना वाले कैसे कोई ख़ास हैं? वो भी हमारे तरह इंसान हैं, और हमारे देश में चाइना से बेटर जो है आईटी इंडस्ट्री, बेटर इंटेलेक्चुअल हैं। ऑफकोर्स ब्रेन ड्रेन होकर बाहर चले जाते हैं वो काफ़ी, लेकिन फिर भी चाइना में काफ़ी जो है स्टेट कंट्रोल है। वो इंडिया में जो है डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी यहाँ पर आकर जो हमारी जो है एक अपोजिट ही जो है रिजल्ट देती है, क्योंकि वहाँ तो जो है जो काम चाहते हैं वो होता है। इसीलिए चाइना यूएस को भी सरपास कर जाएगा जिस हिसाब से चाइना तरक्की कर रहा है। लेकिन हमारे देश में क्योंकि डेमोक्रेसी है, इसलिए जो वर्क रूल है, यूनियनबाजी है, फिर जो है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और फिर पॉलिटिक्स जो है बड़ी ख़तरनाक है हमारे यहाँ की। वो देश के लिए नहीं बात बोलते, वो अपनी पार्टी की को इंटरेस्टेड है। तो इसलिए देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस पार्टीबाजी में। और हमारी जो अपोजिशन वगैरह है वो देश के बारे में नहीं सोचती, वो अपने बारे में सोचती, देश का तो एक्चुअली बदनामी करने में तुली रहती। तो ये अच्छी बात नहीं है। वो ऐसे मामलों में खासकर जो है डिफेंस के मामलों में सारे अपोजिशन को भी साथ आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का ताकत देनी चाहिए, साथ देना चाहिए। अब इतना डर रहता है, जैसे राफेल हमने लिया, अब इन्होंने शुरू कर दिया एक जो है प्रोपगेंडा कि इसमें तो काफ़ी पैसा खाया गया, ये वो। सुप्रीम कोर्ट ने जाकर कहना पड़ा कि भाई इसमें कुछ नहीं खाया गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील था। तो इस तरह से जो है कैसे कोई सौदेबाजी करेगा, कोई बाहर से जा। इसीलिए हमारे अंदर जो 114 जहाज पिछले कई साल से चल रहा है, जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो आने हैं, लेकिन वो खतरा रहता है फिर कि भाई जो है अगेन अपोजिशन जो है हमारे को घेरे में ले लेगी और कुछ जो है मुद्दा खड़ा कर देगी। तो इसीलिए जो है हमारी डिफेंस जो है, कंट्री तो पूरी तरह सफ़र कर रहा है, बट डिफेंस भी काफ़ी सफ़र, उसको तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर डिफेंस ही नहीं है तो फिर हम जो है आप ऐसे बात नहीं कर सकेंगे। यहाँ तो चाइनीज या पाकिस्तानी घूम रहेंगे, आपको ये करो तुम लात मारेंगे, तो हम नहीं चाहते। अगर डेमोक्रेसी है, इसमें देश का पहले सोचना है। अगर देश के बारे में नहीं सोचोगे आप, सिर्फ अपने जो है संकीर्ण तरीके से जो अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, अपने कास्ट के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में सोचोगे, तो देश का तरक्की करना कठिन तो नहीं है, कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। सर इसके साथ ही हम फाइटर जेट्स की बात कर रहे हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स पे हम आएंगे थोड़ा सा। उसकी भी नीड इंडियन एयरफोर्स को है, सभी तीनों सेनाओं को ही है। तो फाइटर हेलीकॉप्टर्स को लेकर आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली जब हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी में भी भारत लैग कर रहा है, तो हमें और हेलीकॉप्टर प्रोक्योरमेंट के लिए भी देखना चाहिए, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के लिए। एचएएल ने हेलीकॉप्टर में तो काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने,
ये आपको जो है एल एच मैन्युफैक्चर किया है। एल एच काफ़ी फ्लाइंग कर रहा है। अभी अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, तो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं किया। फिर रुद्रा किया है, फिर एक दूसरा फुल्ली जो है हेलीकॉप्टर जो है हाई ऑल्टीट्यूड में है, जिसने के अपने जो है अमेरिकन अपैची हेलीकॉप्टर A64 को मात दी है। वो हाई ऑल्टीट्यूड पर कर सकता है उसको। तो ये सब जो है हेलीकॉप्टर में तो हम जो है काफ़ी ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट है वो वही अपैची हेलीकॉप्टर। अब अमेरिकन जो है काफ़ी उसमें भी डिले कर रहे थे। अभी होपफुली ट्रम्प महाराज के आने के बाद थिंग शुड इम्प्रूव। आर्मी को हमारे अपैची हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट है। तो अपैची पर्टिकुलरली जो है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही कामयाब हेलीकॉप्टर हो सकता है। सर नमस्कार, मेरा नाम अमीश राय है और मैं भी 7 यूपी एयर स्क्वाड्रन का कैडेट रहा हूँ। एनसीसी के ज़माने में तो एयरफोर्स के प्रति मेरा ज़्यादा प्रेम है। वैसे तो पूरी सेना से है, लेकिन एयरफोर्स के प्रति ज़्यादा है, तो वो सम्मान भी आपके लिए। सर मेरा सवाल, जब मैं छोटा था तो बचपन में एक माया पत्रिका आती थी, तो उस पत्रिका में मैंने देखा, हमेशा कई बार ये देखा हमने कि भारत और पाकिस्तान के सैन्य क्षमताओं की तुलना हुआ करती थी, और हमें बड़ा अच्छा लगता था बचपन में, क्योंकि पाकिस्तान तो एक शत्रु राष्ट्र है हमारे लिए, कि हम हमेशा पाकिस्तान से आगे रहे। चाहे तोप की बात हो, चाहे लड़ाकू जहाज़ों की बात हो, चाहे जिस चीज़ की बात हो, सेना की संख्या बल की बात हो, हम आगे रहे पाकिस्तान से। 90s में भी आगे रहे, आज भी आगे हैं। लेकिन मुझे याद नहीं आया कि कभी हमने इस तरह की तुलना पढ़ी हो बचपन में कि चाइना से हमारे डिफेंस की तुलना हो रही हो। जब हम बाद में बड़े हुए तो हमें समझ में आया कि असली शत्रु तो चाइना है, अगर उस बड़े कैनवस पर देखा जाए। तो क्या आपको लगता है कि बीती सरकारों में, और इस सरकार की भी बात कर रहा हूँ, मोदी सरकार की भी, कि चाइना को प्रिंसिपल अपोनेंट नहीं मानने की, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो, चाहे इकोनॉमी के सेक्टर में हो, नहीं मानने की जो एक टेंडेंसी रही है कि आंख मूंद लेने की खतरे के प्रति, उस वजह से हम चाइना के साथ compete करने में आज भी सक्षम नहीं साबित हो रहे हैं? ये एक्चुअली हमारे पॉलिटिशियन की खासकर जो है कांग्रेस पार्टी ज़्यादा साल तक रही है राज में, तो उनकी बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी। और आपको न तो उन्होंने कोई डिफेंस प्रोडक्शन में, सेल्फ रिलायंस में कोई काम किया। फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर एरिया में चाइना के साथ बहुत ही, अभी तक काफ़ी 2014 से पहले बिल्कुल प्रिमिटिव थे। कच्ची सड़कें थी, पैसे दिए जाते थे सड़क बनाने के लिए, वो सिर्फ पेपर पर सड़कें बनती थी, पैसे खा लिए जाते थे। तो ये चल रहा होता था। लेकिन जब से मोदी जी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है बॉर्डर एरियाज में। ये राफेल लाया गया है, ये भी चाइना को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, क्योंकि चाइना से हमें बड़ा खतरा है। और आपको तो मालूम है 2020 में जो है हुआ था, जो फिर सारी फोर्सेज जो है आगे बढ़ी थी, तो उसमें जो है हमारा डिप्लॉयमेंट चाइना के साथ, मेरा डिप्लॉयमेंट जितना चाइना ने किया उससे ज़्यादा हमने किया। और चाइना को जो है बड़ी टक्कर दी, चाइना को सबक भी सिखाया, चाइना को ये भी कन्विंस कर दिया कि भैया हमसे जो है पंगा मत लेना, कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चाइना आराम से जो है पीछे नहीं हटता है, क्योंकि चाइना पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी इकनॉमी है, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, और उनके R&D का बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इन सब के होते भी हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब जो है मजबूत हुए हैं। अब देखिए नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो हमारे इसी मोदी जी के समय में इन पर जो है काम हुआ है। दूसरे जो है राफेल लाए गए हैं, वो भी जो है इसी टाइम का। अपैची हेलीकॉप्टर आए हैं, C-17 ट्रांसपोर्ट, C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, जो मोबिलाइजेशन हुई थी चाइना के अगेंस्ट। तो ये सब जो है इसी सरकार के समय हुआ है। और कहाँ से कहाँ हमारी 11वीं इकनॉमी थी, अभी 5वीं हो गई है, तो इकनॉमिक प्रोग्रेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा हो गई है। तो इंडिया एक बहुत ही पोटेंट फोर्स है। हमारी तीनों जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ये ऐसा होते हुए कि जो है हमारे पास
एयरफोर्स में स्क्वाड्रन की जो है कमी आ रही है, लेकिन उसमें भी सून कुछ ना कुछ हो जाएगा। गवर्नमेंट इसके लिए बारे में काफ़ी जागरूक है और इस पर बहुत काम भी कर रही है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़े, DRDO अच्छा काम कर रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। और हमारी वॉरफेयर फिर जो है हम और भी जो है कॉम्बैट ड्रोन्स अमेरिका से खरीद रहे हैं, वो भी आए तो उसका सर्विलेंस और जो है स्ट्राइक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन चाइना जो है हमसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सिर्फ वो खुद आगे नहीं बढ़ रहा है, वो पाकिस्तान को भी वेपन सिस्टम सप्लाई कर रहा है। J-10 दिया है पाकिस्तान को, J-20 दे रहा है, J-17 दे रहा है। तो इससे पाकिस्तान की तारीख, तो 2 फ्रंट वॉर के लिए हमें बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और पाकिस्तान तो खैर कुछ नहीं है, स्पेंट फोर्स है, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री जो है अभी कमज़ोर नहीं हुई है। पाकिस्तान देश कमज़ोर हो गया है, लेकिन उनका पूरा बजट होता है, पूरी तरह से वो जो है मॉडर्न वेपन सिस्टम्स ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं, टर्की से ले रहे हैं। उनके पास भी ड्रोन हैं, रडार हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और वारफेयर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट ले रहे हैं और उनकी एयर डिफेंस काफ़ी अच्छी है। तो पाकिस्तान को इसमें डिस्काउंट नहीं कर सकते, तो वो बहुत बड़ा एनिमी है। वो अलग है कि वो सस्टेन नहीं कर सकेगा, लेकिन जो है खतरा तो पूरा है। जब चाइना एक तरफ से अटैक कर रहा है और पाकिस्तान एक तरफ कर रहा है, तो हमारे स्क्वाड्रन बिल्कुल जो है एडिक्वेट नहीं है, कमी है पूरी। उसके लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है, इसीलिए HAL को भी काफ़ी प्रोत्साहन किया जा रहा है, उनको भी बताया जा रहा है कि भाई जल्दी करो कुछ ना कुछ। जहाज़ बाहर से लेने में भी काफ़ी जो है मेहनत की जा रही है, ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए हैं, इवेल्युएशन चल रही हैं। तो अभी जो है ये तो नहीं कहते इमीडिएट थ्रेट नहीं है, और लेकिन फ्यूचर में थ्रेट हो, चाइना तो बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। चाइना तो 6th जनरेशन में की बात कर रहा है, 7th जनरेशन की बात कर रहा है। हम जो है यहाँ पर 4.5 जनरेशन में घूम रहे हैं। तो इसलिए हमारे को जो है बहुत जल्दी, ये नहीं है कि हम निराश हो जाएं, दुखी हो जाएं कि भाई चाइना से नहीं लड़ सकते। हमारा जो है, हमने बोला कि टेक्निकल प्रोग्रेस जो है, हमारी कॉम्पिटेंस लेवल, हमारे पायलट्स, इंजीनियर्स, उनकी जो है बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंट लेवल्स हैं, एक्सपीरियंस है। हमारे पायलट जो है दुनिया भर के जो है एयरफोर्स के साथ वो एक्सरसाइज करते हैं, और उसमें अमेरिकन तक ने कहा कि भाई इंडियन को मान गए, तुम्हारे जो है स्किल जो लेवल बड़े हाई है। तो दैट बहुत ही बड़ी बात है जो वो कह रहे हैं। तो उसमें हमारे पायलट्स की, इंजीनियर की स्किल को कोई डाउट नहीं कर सकता। पर हाँ, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, हमारी एक्विजिशन, नंबर ऑफ स्क्वाड्रन कम हो गए हैं, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो बाकी एरियाज में हम मजबूत हैं और हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी स्ट्राइक फोर्स है चाइना और इसके मुकाबले में, वो अभी बहुत कमज़ोर दिख रही है। उसको एफर्ट किए जा रहे हैं कि मजबूत की जाए, बट टाइम लगेगा। सर, जब हम अपनी सेना को याद करते हैं तो हमारे पास उनके शौर्यता की, अदम्य शौर्यता की तमाम कहानियां हैं। 48 में भी, सन 48 में भी हमने कबायली के वेश में आए पाकिस्तानियों को खदेड़ा। 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही कर दिए। 99 में करगिल में हराया। पाकिस्तान के पास केवल हार की कहानियाँ हैं। मेरा सवाल का संदर्भ ये था कि चाइना के साथ हमें मतलब एज ए देश, चाइना के साथ इस तरह की जीत की कहानियाँ हमारे नसीब में अभी तक नहीं है, जबकि मोदी सरकार को 2 प्रचंड बहुमत देश दे चुका है, 2014 में, 2019 में, और 2024 में भी 240 सीटें। ये कम सीटें नहीं हैं। मतलब एक ताकतवर सरकार इस देश पर पिछले 11 साल से राज कर रही है। इसके बावजूद अभी आप खुद कह रहे थे कि HAL की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, उसकी कॉम्पिटेंस पर सवाल नहीं है, लेकिन उसकी कार्यशैली पर सवाल है। तो आखिर में इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, जिसे 2024 में महारत्ना का दर्जा हमारी सरकार देती है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किस सरकार की है? मोदी सरकार की नहीं तो किसकी है? तभी हमने बताया ना, मोदी सरकार काफ़ी काम कर रही है इसके लिए। जैसे भारत रत्न जो है उसको वो भी दिया गया है, और वो प्रोत्साहन के लिए है। HAL को जो है वो क्या बोलते हैं, वन ऑफ द 9
मिनी रत्ना, तो वो जो है उनको उनसे जो है उनको सुशोभित किया है। तो वो प्रोत्साहन देने का है। अगर आप प्रोत्साहन नहीं दोगे तो आपको जो है सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि अब आप कह रहे हो कि मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। हमने बताया जितना इम्पोर्ट बिल था हमारा वो ऑलमोस्ट 1/3 जो है कम हो गया है, और आगे भी कम होने का पूरा जो है आशा है। और दूसरा जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा अब हम जो है इस सिचुएशन नहीं कि जाके चाइना से पंगा लें, लड़ाई करें। वो हमारे चाइना से काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक रिलेशन हैं। चाइना जो है इकोनॉमिक रिलेशन है, हम डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। चाइना भी इन सम एरिया में डिपेंडेंट है, लेकिन हम चाइना पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो लड़ाई करने में तो नहीं तो हमारा कोई वो जो है इंटरेस्ट है, नहीं चाइना का इंटरेस्ट है। लेकिन चाइना जो है एक्सपेंशनिस्ट है, वो अपनी जो है धरती में बढ़ाव करना चाहते हैं, एरिया में बढ़ाव करना चाहते हैं। तो उसके लिए उनको भरोसा नहीं करता। चाइनीज नॉट डिपेंडेबल नहीं है। 62 में उन्होंने जो है पीच में छुरा घोंपा था। अब गलवान में उनको काफ़ी जो है आपको मालूम होगा कि काफ़ी अच्छी उनकी पिटाई की थी और उनके काफ़ी लॉसेस थे, हमारे भी नुकसान हुआ। तो हमारे से उनके कई गुना हुआ। उसके बाद चाइनीज़ को मैसेज पहुंच गया भाई इंडिया से जो है आप ऐसे जो है उसके सामने नहीं खड़े हो सकते, आपको और कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने चाइना से लड़ाई नहीं जीती। 67 में हमारा चाइना को हमने धकेला था, बहुत ही आदमी मारे चाइना के, इसमें सिक्किम सेक्टर में रजांगला का war तो था, हाँ रजांगला का war। या तो उसमें बहुत नुकसान किया था चाइनीज़ का। वो जनरल सरताज सिंह होते थे वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज नो, हमारी कितनी ताकत है और कितनी उनका ट्रेनिंग स्टैंडर्ड जो है उनके और कॉम्पिटेंट लेवल हमारे पायलट्स के हिसाब से काफ़ी कम है। लेकिन ये है कि उनके पास एक तो इकोनॉमिक माइट है और दूसरा मिलिट्री माइट है। उनकी R&D है, उनकी इंडस्ट्री, रोज़ाना कोई नया उनके पास क्या दुनिया भर में ड्रोन जितनी हैं, ड्रोन वारफेयर सारा कंट्रोल उनका है। 60-70% सारा ड्रोन मार्केट उनका है। तो चाइना एक बहुत बड़ी पावर है और चाइना से अच्छे रिलेशन रखने में ही हमारी भलाई है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम जो है चाइना को भूल जाएं, चाहे हमें प्रिपरेशन करती रहनी पड़ेगी, तैयार रहना पड़ेगा। ये नहीं कि 62 की तरह हमारे को जो है फिर जो है उसी सिचुएशन में पहुंच जाएं और हमें फिर जो है हार का सामना करना पड़े। नहीं सर, आपकी बात बहुत वाजिब है, लेकिन संसद में इस तरह की तमाम चर्चा अभी भी हो ही रही हैं कि चाइना हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ। इवन भाजपा के ही सांसद रहे अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने ही उठाया कि चाइना के थ्रेट को आप मतलब एविडेंट है, वो सामने है, दिख रहा है, लेकिन हम उसको किस तरीके से टैकल करें, एक सवाल तो बनता है। मेरा एक सवाल ये है कि अभी आप अपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे कि अपोजिशन सरकार को कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं घेर रहा है बल्कि डिस्ट्रक्टिव वे में घेर रहा है। आपने रफाल सौदे का जिक्र किया, लेकिन ये तो कोई नई परंपरा नहीं है ना सर। हमारे यहाँ बोफोर्स की डील हुई, स्वर्गीय राजीव गांधी को आज तक घेरा जाता है कि उन्होंने उस सौदे में दलाली खाई, जबकि बोफोर्स करगिल वॉर में कितना हमारे काम में आया हम सब ने देखा, ये हमारी हिस्ट्री में, हमारी मेमोरी में दर्ज है। ये कोई नई परंपरा नहीं है कि डिफेंस डील होती है तो उस पर आरोप लगते हैं कि उसमें कोई मिडिल मैन है, उसमें कोई रक्षा सौदों में दलाली खाई गई है। ये सरकार, विपक्ष आज की सरकार पर आरोप लगाता है, यही सरकार जब विपक्ष में थी भाजपा तो वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और मजबूत करते हैं और चोरी होने की जो भी आशंकाएं हैं उसको निर्मूल करते हैं और हमारे प्रशासकों के अंदर ये भय रहता है कि वो अगर दलाली खाएंगे तो उनको लपेटने वाला कोई है, आवाज़ उठाने वाला कोई है, तो ये परंपरा चालू रहनी चाहिए? देखिए, आरोप लगाए तो उसमें कोई सब्सटेंस होना चाहिए। ऐसे हवा में आरोप लगाना बिल्कुल गलत होता है। अभी बोफोर्स का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा वेपन सिस्टम है, बहुत कामयाब रहा कारगिल वॉर में। हम किसी ने ये नहीं कहा कि बोफोर में कमी है, लेकिन उसमें जो है वो दलाली खाएगी थी, वो प्रूव होगी, पता लगा कि कितने पैसे खाए गए थे। तो उसमें कोई वो जो है अपोजिशन ने बिल्कुल सही मुद्दा उठा, उस टाइम की अपोजिशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने सही मुद्दा उठाया था और वो प्रूव हो गया। लेकिन यहाँ तो जो है रफाल के बारे में आपने आर्मी ने जो है अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं, यहाँ पर बालाकोट में कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही कौवे मार के आ गए। तो ये क्वेश्चन करना, ये जो है नेगेटिव, आपने कहा ना कि
कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ जो है इसमें घपला है तो कंट्री की जो है रिक्वायरमेंट को, ताकत को ध्यान में रखते हुए उस मुद्दे को उठाएं। लेकिन अगर आप जस्ट अपोज करना, आपको कुछ ना कुछ जो है उसके खिलाफ करना है। अब मोदी जी कुछ भी करते हैं, अपोजिशन के खिलाफ बोलती रहती। अपोजिशन का काम है, लेकिन उनको कंस्ट्रक्टिव होना पड़ेगा। झूठ बोल कर नहीं, झूठ का सहारा लेकर नहीं, अफवाह फैला कर नहीं, प्रोपगेंडा करके नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, इन्हें प्रूव किया है कि इसमें खाने का कोई चांस ही नहीं है। जब तक मोदी जी हैं, इन्होंने कहा है कि नहीं मैं खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा, और ये प्रूव भी किया है। लेकिन कुछ इंसान हैं जो कि वो ब्लेम करने में, उनको नीचे गिराने में, उनको तो वो मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। अब देश का विरोध तो बहुत गलत है। तो इसलिए जो है अपोजिशन है टू बी कंस्ट्रक्टिव। मुद्दे उठाइए जिसमें कोई ज्ञान हो, बगैर सब्सटेंस के मुद्दे हटाना देश के लिए जो है गद्दारता होगी। मैं तो ये कहूँगा। सर, बहुत अभी के मुद्दों पर बात हो गई, एक और सवाल ले लूंगा और फिर कुछ और सवाल है मेरे पास। राहुल गांधी हैं कांग्रेस पार्टी के, अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं तो वो एचएल को लेकर उनकी टीका टिप्पणियां रही हैं कि सरकार पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि एचएल को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। एचएल से बहुत उम्मीदें हैं देश को, पीएसयूज को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाए, सरकार खंडन करती रही है। लेकिन एचएल के शेयर के प्राइसेस बहुत ऊपर गए। दूसरी तरफ हम सभी देख रहे हैं कि एचएल में इस वक्त क्या हो रहा है, जो उम्मीद है वो पूरी नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी बतौर नेता, उनके इस तरह के जो बयान है एचएल को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बेसिकली मैं पॉलिटिक्स में जो है कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन राहुल गांधी, हमारे सारे देश को मालूम है उसका एजेंडा क्या है। वो अब जो है काफ़ी साल से तड़फ रहा है। उनके पावर, हाथ से पावर निकली। वो तो इस देश के मालिक थे, सब कुछ उनके हिसाब से होता था। अभी जो है उनको कोई पूछता नहीं है, तो इसलिए जो है उनके हड़बड़ाहट है, उनके दुखी हैं। और इसलिए उनका एक पॉइंट एजेंडा है कि जो है मोदी जी कुछ भी कहें उसका अपोजिट करो। उनका एचएल के खिलाफ जो है कुछ टिप्पणी करना, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है। एचएल जो है डिजर्व करता है टिप्पणी करना, लेकिन जो है गवर्नमेंट को उसमें साथ में लपेटना वो गलत है। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की और गवर्नमेंट के कारण जो है एचएल इम्प्रूव हुआ है काफ़ी। जितना चाहिए था उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट हैं। ये आप नहीं कह सकते एचएल में इम्प्रूवमेंट नहीं है। एंड एचएल में हमने कहा था कि अभी जो मॉडर्न चेयरमैन आए हैं, आई थिंक शर्मा जी ने, ही इज ए डायनेमिक फेलो, ही विल डू गुड फॉर दिस कंट्री एंड फॉर एचएल। तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में जो है आपको पॉलिटिक्स करिए, लेकिन देश के खिलाफ कोई एक्टिव नहीं करिए। या अगर देश को आप बदनाम कर रहे हो, देश का नाम खराब कर रहे हो, तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। अभी आप मोदी जी के खिलाफ हो, गवर्नमेंट के खिलाफ हो, उसमें बोलिए, लेकिन देश के खिलाफ जो चीज़ें हैं वो नहीं बोलनी चाहिए। और वो हर जगह जहाँ जाते हैं वो देश के खिलाफ रहते हैं। उनका हर जगह का आप जो है बयान देखिए, वो देश के इंटरेस्ट में नहीं है। तो ये चीज़ें आपको बढ़ा चढ़ा कर देश के खिलाफ बोलना, डेमोक्रेसी नहीं है, सरदार पगड़ी नहीं पहन सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल ही गलत हैं और देश के पूरे खिलाफ हैं और ये इंटरेस्ट में नहीं है देश के। सर, आपकी तैनाती कई स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर भी रही आपके सर्विस के दौरान, और आप फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इराक भी गए। इराक आप उस वक्त गए जब इराक मेरे ख्याल से युद्ध से घिरा हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका इराक डेज का? इराक में हम 84 से 86 तक रहे थे। तो उस समय इराक और ईरान का घमासान युद्ध चल रहा था। तो इराकी जो है हमारे इंडियन पर डिपेंडेंट थे। वो इंडियन जो पायलट्स को वहाँ पर अपने पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए ले जाते थे। और ये बहुत पुराने समय से चल रहा था, लड़ाई की से पहले से ही। और ये काफ़ी लुक्रेटिव भी था हमारे पायलट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है बेटर तनख्वाहों का बेटर मिलती थी, फैसिलिटी बेटर थी वहाँ पर जो है, तो लुक्रेटिव भी था। तो इसमें जो हमारे जो पायलट्स भेजे जाते थे,
इंस्ट्रक्टर भेजे जाते थे वो काफ़ी उनको हाई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ज़रूरी थी उनके लिए। वो सिलेक्टेड लॉट था, आउट ऑफ द कंप्लीट लॉट वो सिलेक्टेड लॉट था। तो वहाँ उन्हीं को भेजा जाता जो हमारे कंट्री में जिसको टॉप गन कहते हैं, काफ़ी जो अच्छे हैं, हाई क्लास इंस्ट्रक्टर्स हैं। तो हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पर जो है इराकी हिंदुस्तानियों की काफ़ी इज्जत करते थे। एंड हमारा बस बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि जो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती, जो जितने स्टूडेंट पायलट थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी, और हमको ज़ाहिर है अरेबिक नहीं आती थी। तो आप समझ सकते हैं उनको कैसे ट्रेन करना कितना मुश्किल था। तो ज़्यादातर तो हम इशारों में ट्रेन करते थे, या एक आधा दिन में जो अच्छी नॉलेज होती जिसको इंग्लिश की एक स्टूडेंट की, उसको बोलते थे भैया ये है, इसको ही बता। अब वो अपने इराकी में बता, हमें पता नहीं क्या बता रहा है वो, और उसकी समझ कम है जो हम बता रहे हैं और वो उसको बता रहा है। तो इसमें काफ़ी जो है कमियां थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी। बट ये जो है काफ़ी सरप्राइजिंग है कि इन सब कमियों के होते हुए वहाँ के जो स्टूडेंट पायलट थे वो काफ़ी अच्छे पायलट थे। बगैर लैंग्वेज के, अंडरस्टैंडिंग के, हम इशारों में बात करते थे उनसे, ये कर लो, वो कर लो, क्लाइंब करो, नीचे जाओ, दाहिने मुड़ो, ले। तो ये सब होते उनका सीखना और अच्छे पायलट बनना, ये बहुत बड़ी बात थी वो तो। और पहले उनके जो है पायलट्स वगैरह जो आते थे वो बहुत क्रीम क्लास के फैमिली से आते थे, मिलिट्री में भी, एयरफोर्स में भी। लेकिन लड़ाई के कारण जो है वो नॉर्मल फैमिलीज से आने लगे, जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली। बट वो ज़्यादातर अच्छे थे, वो इंग्लिश नहीं आती थी उनको, लेकिन पायलटिंग में, स्किल में, कॉम्पिटेंस में बिल्कुल ठीक। और वहाँ पर इतना जो है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत ख़राब था, पता नहीं था कभी सडनली आपको फाइटर जहाज दे, आपके पास से गुजरेगा दूसरा जहाज, कोई हेलीकॉप्टर चला गया। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा होते हुए भी एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक भी मिड एयर कोलिजन नहीं हुआ। तो ये भी जो है कमाल की चीज़ है। और वहाँ की ज़्यादातर जो है ट्रेनिंग इंडियन ही करते थे, इंडियन ही जो है पायलट। हमारे को वहाँ पर वो साइंटिफिक एक्सपर्ट के हिसाब से ले जाते थे, लेकिन ज़्यादातर ट्रेनिंग कई सालों से चल रही थी। तो मोस्ट ऑफ द इराकी एयरफोर्स हमारे पायलट द्वारा, हमारे इंस्ट्रक्टर द्वारा ट्रेन थी। वो हमारे एक्चुअली कोर्स में जब मैं फ्लाइंग ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ में हमारे साथ इराकी आए थे, 5 इराकी थे। तो अच्छे पायलट थे वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनमें यही था कि लड़ाई चल रही थी और उनको बड़े सभी दुखी थे, परेशान थे। किसी के रिलेशन में डेथ हो गई है, किसी का गांव या किसी घर में अटैक हो गया है, इस तरह से काफ़ी नुकसान। जहाँ रहते थे वो सेफ इलाका था, या आप लोग भी कभी ऐसा हुआ कि नैरो एस्केप मिला आप लोगों नहीं, को? हमारे यहाँ पर जो है बहुत नैरो एस्केप था, बिकॉज हम बगदाद में सेंट्रल जो है एरिया था उसमें रहते थे। और ये जो है हमारा सब जो जितने भी जहाँ के उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट थे, प्रेसिडेंट पैलेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ बैंक, तो वहाँ पर जो है अटैक होते रहे। जैसे ही वो मिसाइल आती थी, स्कड मिसाइल यूज़ करते थे वो ईरानियंस, स्कड मिसाइल यूज़ करते थे, तो उसका काफ़ी धमाका होता था, काफ़ी हमारे दूर दूर तक गिरती थी। एक रात तो हमें याद है वो अटैक हुआ, और जो है उसके इमीडिएटली बाद जो है हम भागने लगे कि भाई शेल्टर में चले जाओ। तो जब शेल्टर में जा रहे थे फिर जो है अटैक बंद हो गया, वो सायरन वहाँ बज रहे थे, बंद हो गया, फिर वापस आ गए। तो सेंट्रल बैंक में अटैक हुआ था। तो सेंट्रल बैंक में जितने नोट थे ना, जितने ट्रैवलर चेक थे, सब वो फ्लाइंग कर रहे थे इधर उधर हर जगह। हमारे उधर भी हमारी विंडो जो है बड़ कर, इतने नज़दीक थे हम, हमारे विंडोज़ काफ़ी था, हम तो बहुत डर गए थे, मैं तो मारे गए याद। तो ऐसे काफ़ी होता रहता, काफ़ी जो है कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने हमें पुल आउट करने भी की सोची, लेकिन हम टिके रहे वहाँ पर। और बट वो काफ़ी चैलेंजिंग टेन्योर था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था और इन्जॉयबल भी था। लेकिन इराकी जो है दे लुक्ड आफ्टर अस वेल, काफ़ी देखभाल करते थे वो, जो भी हमें चीज़ चाहिए थी वो ला के देते थे।
उनको खुद को नहीं मिले, लेकिन वहाँ काफ़ी कमियाँ हो जाती थी, काफ़ी हाँ, वो सामान तो सप्लाई चेन। में सप्लाई चेन उनकी काफ़ी थी, लेकिन वो हमारे को पहले ध्यान में देते थे। कहीं 400-500 किलोमीटर से हमारे लिए आलू खरीद के लाते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने काफ़ी मदद की थी हमारी। तो लेकिन हमारे जो है जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड थे उनके लिए काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी हाई थे। पहले वहाँ अमेरिकन होते थे, तो वो ट्रेन करते, अमेरिकन काफ़ी होते थे वहाँ पर, अमेरिकन का काफ़ी अच्छा रिलेशन था। वो तो बाद में अमेरिका ने अटैक किया जब सदाम ने उसको इंडिपेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा इंडिपेंडेंस दिखाई, नहीं तो काफ़ी हमारे साथ अमेरिकन भी थे। तो और अमेरिकन ही जो है हेलीकॉप्टर वगैरह, आप लोगों की तो जो यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है वो सब मी 8 और हाँ वो 17। डिफरेंट थे, अमेरिकन हेलीकॉप्टर थे। तो पहले वहाँ अमेरिकन थे, उन्होंने हमें ट्रेन किया, फिर हमने इराकी को ट्रेन किया। तो ऐसे ट्रेनिंग का सिस्टम था। ठीक है सर, तो ये मैं जरा पालम के बारे में भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि पालम एयरफोर्स स्टेशन की कमान आपने संभाली, और वहीं से सारे वीआईपी उड़ान होते हैं। तो मुझे जानना ये है कि प्रधानमंत्री की उड़ान से पहले जो बात आप बता सकते हैं कम से कम, क्या होता है? किसी तरह का प्रेशर रहता है, ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, किस तरह का मूवमेंट होता है? देखिए, एयरफोर्स पालम एक वीआईपी स्टेशन है, वहाँ पर भी एक वीआईपी स्क्वाड्रन है जो कि प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को फ्लाइंग करते हैं। वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के जब टूरिंग वगैरह करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही वीआईपी जितने भी बाहर से फॉरेन कंट्री से आते हैं वो सब भी वहीं उतरते हैं। तो नेचुरली वीआईपी के साथ अगर थोड़ी सी भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आप बड़े संकट में आ सकते हो। तो इसलिए बहुत ही टेंशन वाला, बहुत ही स्ट्रेसफुल जो है टेन्योर था वो, जब भी वीआईपी मूवमेंट होता था। तो बाकी तो सिक्योरिटी वगैरह तो बाहर से भी थी, पुलिस की भी थी, और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप था, और जहाज़ वगैरह हम तैयार करते थे उस पर भी चेक होता था। फिर जो है जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये जहाज़ों को टेक ओवर कर लेते थे। उसके बाद हम भी नहीं जा सकते जहाज़ के अंदर, सिर्फ पायलट जा सकते थे। तो काफ़ी जो है एहतियात कई रखने लेयर पड़ते में हैं। स्क्रीनिंग भी होती होगी फ्लाई कराने से पहले हाँ, वो प्लेन की। एयरबेस बंद हो जाता है जब प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ टेक ऑफ करने से पहले 20 मिनट पहले, और जब 10-15 मिनट बाद में, तो एयर स्पेस क्लोज हो जाता है। तो काफ़ी कोऑर्डिनेशन भी दूर पड़ती है, काफ़ी जो है वीआईपी जाते हैं, और कुछ भी हो जाए वहाँ पर जो है वीआईपी का तो तांता लगा रहता है। बाकी तो उसमें टेंशन काफ़ी है, काफ़ी चैलेंज है, और आपको बातचीत भी करनी पड़ती है, इंटरेक्ट भी करना पड़ता है। मेरे को याद है अपने मुशर्रफ आए थे हमारे समय में। अच्छा, आपके वक्त ही आए थे? मैं था जब मुशर्रफ आया था। अच्छा। तो नॉर्मली जो है एयरपोर्ट एंड पार्लियामेंट में जो बॉस होता है, एओसी बोलते हैं, एयर ऑफिसर कमांडिंग, मैं था एयर ऑफिसर कमांडिंग, तो वही रिसीव करता है सबसे पहले, जो बाकी मिनिस्टर हो या कोई भी हो बाद में देते। तो हमने उसको सल्यूट किया, हमने रिसीव किया, शेक हैंड किया, बाकी से मिला। तो फिर जो है हम वापस चले गए। तो जब हम वापस अपने ऑफिस में गए तो मेरे पास फ़ोन आने लगे, अरे शिवाच आपने जो है सल्यूट नहीं किया। मैंने बोला यार मैंने तो सल्यूट किया है। तो हमारे, आपको याद होगा, हमारे चीफ एयर स्टाफ ने भी मुशर्रफ को सल्यूट नहीं किया था। तो मेरे पर जो है सडनली प्रेशर आई है, तो बड़ी खबर होने वाली है। मैं तो एक स्टेशन का कमांडर हूँ। मैंने एकदम से, लकीली मैं अपना वीडियो भी होते थे हमारे, तो मैं भी रिकॉर्डिंग करता था। तो मैंने बोला इमीडिएटली लेकर आओ भैया, दिखाओ। हमने देखा तो मैंने सल्यूट किया है। तो मैं, चलो मेरे पास सबूत है कि मैंने सल्यूट किया है। तो उसके बाद तो ऑफकोर्स मेजर इश्यू होगा कि हमारे चीफ ने जो है सल्यूट लिया उसको, अच्छी बात थी वो तो। ये तो, और ये कंप्लेन कहाँ से रेज हुआ था? जैसे विद इन टीम था या मुशर्रफ की टीम से किसी नहीं, ने? मुशर्रफ की टीम से नहीं, हमें जो है अपने मीडिया वगैरह और हमारे सीनियर ऑफिसर्स वगैरह इनकी तरफ से आया था। कोई बात पहुंची कि भाई शिवाच ने भी सैल्यूट नहीं किया है। तो मैंने बोला यार सैल्यूट तो मैंने तो किया था, अब माँ भाई गलती हो सकती है, मैं वीडियो दिखाओ।
तो वीडियो दिखाया तो मैंने देखा था कि बिल्कुल सल्यूट किया है। देन आज कंफर्टेबल, आई टोल्ड देम भैया सल्यूट किया, डोंट वरी। तो हम बच गए। सर वैसे मुशर्रफ को लेकर क्या इमेज रही आप लोगों के मन में, चूंकि एक पूरा बैटल लड़ा इंडिया ने, बहुत कैजुअलिटीज सही हम लोगों ने, और उसके पीछे मुशर्रफ ही थे। उनको रिसीव करते वक्त किसी और तरह की कोई सेकंड फीलिंग थी, या आप बस यू आर डूइंग योर जॉब? मुशर्रफ बहुत ही धोखेबाज, चालाक और बहुत बड़ा दुश्मन था हमारे देश का। लेकिन वो प्रोटोकॉल जो है आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। जब कोई वीआईपी आता है दूसरे देश से, आपके मन में कोई भावना हो, वो आप ऊपर नहीं ला सकते, ऊपर कुछ नहीं कह सकते कि भाई जो है। तो ये जब स्क्रीनिंग हो रहा होती है तो ये सब चीज़ें हमारे को देखनी पड़ती हैं कि हमारे हाव भाव जो है दिखाई नहीं दे किसी को। तो ऊपर से हम अपनी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ऑफ कोर्स मन में तो बहुत जो है उससे नफरत थी, घृणा थी, और हमें वैसे मौका मिल जाता तो हम और भी कुछ करते उसके साथ। लेकिन जो है हमारी मजबूरी थी, हम ऐसी सिचुएशन थे। उसने हमारे देश का बहुत नुकसान किया। हमारे इतने बहादुर जवान, हमारे खुद के, मेरी जो स्टेशन के जो है एक एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश हो गया था, शॉट डाउन हो गया था। तो उसका भी हमें बहुत डर था खास। हमारे और दूसरे मिग के जहाज़ कालिया, कैप्टन कालिया था, दूसरे एयरक्राफ्ट के थे, उनके साथ भी बहुत उन्होंने बुरा बर्ताव किया था। और तो इसलिए दुख और उनके खिलाफ जो है घृणा कह सकते हैं, और वो था। लेकिन कुछ नहीं कर सकते उस समय, आप जो है यू हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल। तो सर आप हमारे मंच पर आए, आपने बहुत दिल खोल कर बातचीत की, एचएएल पर बहुत स्पष्ट राय दिए आपने बतौर एक्सपर्ट। एविएशन इंडस्ट्री के साथ लगातार आप जुड़े रहे हैं, उसका एक अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो एक आखिरी सवाल है मेरा आपके लिए कि सर अपार्ट फ्रॉम एविएशन, आपका एयर फोर्स जो भारत की सुरक्षा के लिए तैनात है, इंडिया के एविएशन सेक्टर में भी बहुत चुनौतियां हैं। हम अक्सर एक तो तंगहाली कंगाली के कारण कई हमने जहाज की कंपनियों, भारतीय जहाज कंपनियों को बंद होते देखा। सुविधाओं की कमी से बहुत जूझते हैं, प्राइसिंग बहुत बड़ा समस्या है। क्या बेहतर किया जा सकता है इन सबको ठीक करने के लिए एविएशन सेक्टर में? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक जो बात कही जाती है कि कोई फॉरेन कंपनियों की साजिश होती है कि इंडियन कंपनियां ना बढ़ पाए, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है, और हमारे जो है एयरलाइन, कार्गो कैरियर, जनरल एविएशन, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और कमियां तो हर सिस्टम में होती हैं। अब एयर इंडिया के खिलाफ जो है काफ़ी कंप्लेंट आई हैं। अपने शिवराज चौहान जी ने भी उस पर टिप्पणियां की हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन जो है एयरलाइंस बेसिकली लाइक एनी बिजनेस जो है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वो मनी माइंडेड है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो जैसे सीट आपने जो है, अगर मान लो सीट ख़राब हैं और आपके पास सीट का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो वो सीट आपको जो है अलॉट ही नहीं करनी चाहिए। मैनेजमेंट है, लेकिन वो चुपचाप देखते हैं कि कोई किसी ने वो बोलेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं। लेकिन यहाँ वो फंस गए। शिवराज चौहान जी ने डेफिनेटली जो है अपना ट्वीट करके बता दिया। उसके बाद जो उनको जब लात पड़ी तो अभी जो है वो जाग रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी जो है मैनेजमेंट के और जो है कस्टमर केयर के, सर्विसेबिलिटी के भी, डिफेक्ट के भी काफ़ी उदाहरण मिले हैं। और जो है सेफ्टी कंप्रोमाइज़ भी हुई है काफ़ी जगह। तो उसमें जो है कमियां हैं, वो कमियों के दूर करने के लिए हमारा DGCA सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, हमारे जो है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और वो काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। और ये अच्छा था कि शिवराज चौहान जी ने ये जो मुद्दा उठाया, क्योंकि जब एक इम्पोर्टेंट आदमी मुद्दा उठाता है तो उस पर काम होता है। और हम जो है एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है एविएशन सेफ्टी मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया,
उसका हम हेड कर रहे हैं उसको। तो वो जो है देखभाल करती है एयरलाइन की सेफ्टी, कार्गो कैरियर्स की सेफ्टी, जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर की सेफ्टी, एरोड्रोम की सेफ्टी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ग्राउंड सेफ्टी, तो सब के बारे में हम काफ़ी काम कर रहे हैं। और सेफ्टी बहुत ही क्रिटिकल एरिया है क्योंकि हमारी एविएशन इंडस्ट्री बहुत जल्दी बढ़ रही है और मे बी ओवर ए पीरियड टाइम इट मे बी इवन सेकंड ऑल्सो कैन रीच अप टू दैट लेवल। सो दैट काइंड ऑफ जब इतना बढ़ रहा है तो उसमें सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो सकती है और एक भी सीरियस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरे देश का जो है नाम खराब हो जाता है, रेपुटेशन खराब हो जाती है। इसके लिए सेफ्टी पर काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी हमारा एक इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी सेमिनार प्लान कर रहे हैं 27-28 नवंबर 25 को। उसमें हम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फॉरनर एंड ऑल्सो इंडस्ट्री प्रोफेशनल सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं। मीडिया ऑल्सो विल बी इंक्लूडिंग। सो हमारे एफर्ट्स हैं कि अभी सेफ्टी जो है प्रमोट की जाए, सेफ्टी अवेयरनेस की जाए, ताकि सेफ्टी जो है, बिकॉज सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोस्पेरिटी। इज नो सेफ्टी, एक भी एक्सीडेंट हो जाए तो आपको बिजनेस मिलना बंद हो जाएगा। नो बडी वॉन्ट टू फ्लाई बिकॉज इट विल, वो जो भेजेगा मैसेज के भैया तो बहुत खतरनाक है, क्यों जाते हो। मलेशियन एयरलाइन में 2 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए थे, उसके कारण उनकी इतनी रेपुटेशन खराब होगी कि मलेशियन एयरलाइन बंद होने की कगार पा गई थी। वो तो नेशनल एयरलाइन थी इसलिए वो सर्वाइव कर गई, वरना कभी सर्वाइव नहीं कर सकती थी। तो सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है और सेफ्टी पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और ये हमारे देश में पहली इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी सेमिनार होगी जो कि 27 को है। तो इसमें काफ़ी मुद्दे पर डिस्कशन होगा और सेफ्टी नॉलेज, सेफ्टी अवेयरनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब मुद्दे जो है ये डिस्कस किए जाएंगे और हम आप लोगों को भी इन्वाइट करेंगे। डिलाइट। ठीक है, तो बीएस सिवाच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे मंच के कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम लोग जो इस शो को देख रहे थे, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।